औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा से बाख़बर कराची में खुशामदीद। जैसे कि सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो गया है, नज़ला खांसी बुखार आम हो गया है। हुकूमत की जारी करदा अहकामात को आप फॉलो करें, जैसे कि हैंड सैनिटाइज़ करें, अपनी एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और साथ ही साथ जो दीगर अहकामात उन्होंने जारी किए हैं गवर्नमेंट ने, उसको आप खुसूसन फ़ॉलो करें। आज हम बात करेंगे करप्शन के हवाले से, जैसे कि मज़ार की मैं बात कर लूँ, कब्रिस्तान हो गए या फिर और दीगर डिपार्टमेंट्स हो गए। हम बात करेंगे ट्रैफिक के भी हवाले से, ज़्यादती के केसेस के भी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं आज ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन अहमद दाऊद और साथ ही इनके साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील नासिर रिजवान खान साहब, जिनसे हम बात करेंगे करप्शन के हवाले से। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। सर, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। अहमद साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। शहर में कितने मज़ारात रजिस्टर्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक अहम तरीन मौजू पर हमें टाइम दिया। और जो शहर भर में जो मज़ार आते हैं, एक तो रजिस्टर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हैं, जो डिपार्टमेंट महकमा औकाफ़ है, वो इन तमाम मज़ारात को देखता है। शहर भर में जो रजिस्टर्ड मज़ारात औकाफ़ के हैं वो तकरीबन 28 के करीब हैं और 32 मसाजिद हैं। ओके। और गैर रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड, क्योंकि प्राइवेट मज़ारात और गवर्नमेंट के मज़ारात ये दोनों अलग अलग शोबा है। और तकरीबन कराची में गैर रजिस्टर्ड जो मज़ारात हैं वो तकरीबन 314 के करीब है आईजी सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक। तो सही। ये मज़ारात की कुल इस वक्त ये तादाद है। सही। अगर हम तादाद के साथ साथ शहर में जो मज़ार आते हैं, इस वक्त हम बातचीत करें जो करप्शन के हवाले से जो आप बातचीत कर रही हैं, तो शहर भर में जितने बड़े मज़ार आते हैं, आप देखें अब्दुल्ला शाह गाज़ी, कुतुब आलम शाह बुखारी, मंगो पीर का मज़ार, गायब शाह, नूरी शाह, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, नजराने चंदे की पेटी में डालते हैं। इसके अलावा फूल, चादर, चप्पल, पार्किंग, लाखों रुपए का यहाँ पे, बल्कि करोड़ों रुपए की यहाँ पे ना इनकम होती है। चंदे की पेटियों से सोने के जेवरात तक निकलते हैं। वो ओहो। औकाफ वाले वो अपने अंडर में ले लेते हैं। इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, कितना चंदा निकल रहा है, किसके हाथ में आ रहा है। ये आते हैं अपनी मनमानी तौर पर पेटियाँ खोलते हैं, अपने ही लोग बिठाते हैं और रात के अंधेरे में ये पेटियाँ खुल जाती हैं, पैसे बोरे भरते हैं और ले जाते हैं। फिर इसके बाद हम टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं कि ये बोरे भाई भर के पैसे ले जा रहे हैं, तो कोई चादरें ले जा रहे हैं। मज़ार की चादरें मार्केट में खुलेआम बिक रही हैं। तो इनकी इंतज़ामिया तो होती है ना, औकाफ का क्या काम है? देखिए, इंतज़ामिया खुद करप्शन कर रही है ना। इंतज़ामिया ओके। महकमा औकाफ सबसे बड़ा करप्शन बड़ा इदारा है, जो मज़ारात को भी नहीं बख्शता, मस्जिदों को भी नहीं बख्शता, और वो रुपए खा जाते हैं। अभी एंटी करप्शन ने 2017 और 18 की ऑडिट रिपोर्ट, एक साल की ऑडिट रिपोर्ट ये कलेक्ट की, तो उसमें पता चला एंटी करप्शन की इंक्वायरी के मुताबिक 1874 मिलियन, कितने, 1 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए की करप्शन सिर्फ ऑडिटर लिख रहा है कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसके अलावा अगर आप बातचीत करें करप्शन की, तो चंदे की पेटियों से जो पैसा निकलता है उसका कोई हिसाब नहीं, वो एक अलग मैटर है। जो दुकानों से किराया आता है, जो इनके घर हैं, जो हाउसेस हैं, प्लॉट्स हैं, वो सब इन्होंने रेंट पे दिए हैं, उनका लाखों रुपए का वो भी कलेक्ट करते हैं पैसे, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। जो आता है मनमानी में अपने पैसा डालता है, जेब में डालता है, निकल पड़ता है। चप्पल का ठेका है 12 लाख, 18 लाख, 16 लाख। अब्दुल्ला शाह गाजी का ठेका चप्पल का 40 लाख रुपए में दिया गया है। मेरी चप्पल के ठेके की मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। हम तो उनके मज़ार पे जाने का अकीदत है हमारी, तो वहाँ पे भी उन्होंने चप्पलों का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये एक अजीब सी बात है। वहाँ पे और भी ज्वेलरी वाले भी बैठे हुए होते हैं। वहाँ अजीब एक असल में देखिए, मौजूद जगह है वो वहाँ ये पे। एक बहुत बड़ा माफिया है जो हर सूरत में, हर तरह के, हर फेज में दस्तयाब होगा आपको मज़ारात के अंदर। चाहे वो चप्पल वाले हों, चाहे वो चादर वाले हों, चाहे वो फूल वाले हों, चाहे वो पार्किंग वाले हों, चाहे वो टॉयलेट वाले हों। टॉयलेट का भी लाखों रुपए का ठेका है, तौबा। 40-50 लाख रुपए अब्दुल्ला शाह गाजी का साल का ठेका है। आप यानी कि वॉशरूम जाएंगे, पैसे देते हैं, उसका भी ठेका है। नियाज है अब्दुल्ला शाह गाजी पे, आप जाए मज़ार पे आपको नजर आएगा कि भाई नियाज बनाने वाले भी लोग में मौजूद हैं, इनका भी ठेका है लाखों रुपए का। ये भी औकाफ अपनी जेब में डालता है। और क्या हाल होता है, कितना हशन नशर इनका, ये सब आवाम के सामने होता है। इंतहाई, मतलब आप ये देखें, जो इतना खाना, इतना खतरनाक खाना होता है कि बंदा खाए तो फूड पॉइजन में मुब्तला हो जाए, अब अस्पताल भी चले जाए। फिर अस्पताल में जाके भी बिजनेस तो इनका ही है ना, गवर्नमेंट को पैसा मिलना है जब इलाज सही कराना बात है, है। तो बिल्कुल। ये लाखों करोड़ों रुपए की डील है जिसपे कोई हाथ डालता ही नहीं है, क्योंकि सबके सब इन्वॉल्व है। अब एंटी करप्शन को बोले, एंटी करप्शन को हम एक साल से चिल्ला रहे हैं कि इतनी करप्शन हो रही है, इतने पैसे हैं, आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है, कोई इंक्वायरी नहीं है।
1 साल पहले हमने एक रिपोर्ट सबमिट कराई, उसमें पता चलता है कि भाई इतने अरबों रुपए की करप्शन है, लेकिन इंक्वायरी कुछ नहीं होती। 90 दिन में इंक्वायरी कंप्लीट करने का रूल्स बना हुआ एंटी करप्शन का कि आप इसको 90 दिन में कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करें और कैफे किरदार तक पहुंचाएं, लेकिन कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोगों के नाम आ चुके हैं कि भाई ये लोग इन्वॉल्व है, इलीगल भर्तियां इन लोगों ने की हुई है। टप्पेदार का जो काम है, टप्पेदार स्केलिंग करता है, उसका काम है नाप तोल करना जगहों की, ठीक है, ये आसान अल्फाज में जो बताया जाता है जब तक आवाम को पता चले। उसको आपने ग्रेड 14 और 16 पे आपने भर्ती कर दिया है, वो जा ही नहीं सकता, रूल्स के मुताबिक ही नहीं है। सर भी मौजूद है, एडवोकेट है, वो जानते हैं सारे कानून, ये बनता नहीं है। ग्रेड 4, 5, 6 पे जो क्लर्क भर्ती हुए हैं उनको 16 ग्रेड पे आपने मैनेजर बना दिया है, कोई बन ही नहीं सकता, रूल्स ही नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राज है, पैसे इनकी जेब में आ रहे हैं, मज़ारात के पैसे इनकी जेब में, चंदे के पैसे, रेंट के पैसे, चप्पल ठेके, सबके पैसे। फिर गवर्नमेंट इनको असेंबली में एक बजट पास करती है, वो अरबों रुपए का वो भी बजट होता है, वो भी इनकी जेबों में जाता है। अब आप देखें, ये बोलते हैं हम लोग खर्च करते हैं। आप किसी भी मज़ार पे चले जाए, सिवाय चंद 2-3 मज़ारात को छोड़कर, अब किसी भी औकाफ के मज़ार पे जाएं, इतना हशर नशर बुरा है इनका कि आप ना सिक्योरिटी इनके मज़ार पे मिलेगी, ना सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे। वॉक थ्रू गेट है लेकिन डिस्प्ले के काम ही नहीं करते, कुछ नहीं है। आप यकीन करें, हमने वहाँ पे जाके पुलिस को इतनी मरतबा दरख्वास्त दी, इंटेलिजेंस को कहा कि भाई सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है, कुछ भी किस्म का वाकया पेश आ सकता है, कुछ नहीं है। आप चेकिंग का निज़ाम देखें, ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए चेकिंग करने के लिए, वो आप सिर्फ आपको हल्का से चेक करते हैं, बोले चलो चले जाओ। आसानी से कोई हदफ बना सकता है। 7 बम धमाका हुआ, इसके बाद भी होश नहीं आया गवर्नमेंट को। अब्दुल्ला शाह कासिफ पे धमाका हुआ, होश के नाखून ले ही नहीं रहे, लेकिन महसूस ये होता है कि आवाम की जान की कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट से शिकायतें कर करके थक गए। आखिरकार फिर हमने अदालत के दरवाजे तक किए कि भाई हम इतने प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी के मसले, चंदे के मसले, करप्शन के मसले, इलीगल भर्तियों के मसले, कोई पूछताछ करने वाला है ही नहीं। तो पुलिस क्या कहती है, पुलिस क्या कहती है जब उनको आपने कंप्लेंट्स की हैं, तो पुलिस का इसमें क्या कहना है? पुलिस कहती है महकमा औकाफ हमें कहेगा तो हम सिक्योरिटी देंगे मज़ारात को। अच्छा। अब हम कहते हैं भाई मज़ारात हैं, महकमा औकाफ के तो सिर्फ 28 मज़ारात है ना कराची में, जो रजिस्टर्ड बता रहे हैं वो लोग, लेकिन इसके अलावा भी तो दिखे मज़ारात। कौन कौन से मज़ारात हैं जो महकमा औकाफ में रजिस्टर्ड है? महकमा औकाफ में अब्दुल्ला शाह का सबसे बड़ा मज़ार है, गायब शाह किमाड़ी पर मौजूद है, मनोड़ा पे मज़ार है, मिस्री शाह का मज़ार है, कुतुब आलम शाह बुखारी जामा गिलौत है, मंगो पीर है, नूरी शाह टीना टीके है, 28 के करीब बड़े सारे तकरीबन। अच्छा, मंगू पीर का मेरे पास एक दफ़ा कॉल आई थी, वहीं के जो रिहायशी बिल्कुल, वो बोल रहे थे वहाँ पे जो मगरमच्छ हैं उनको खाना नहीं दिया नहीं दिया जाता, इसका फंड पास होता है लाखों बकायदा। वो जो आपस की जो वहाँ के एरिया के लोग हैं वो चंदा करके उनको खाना दे देते हैं, तो वो खा लेते हैं, वरना औकाफ किसी किस्म का कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। हालांकि इनको बजट पास किया जाता है, उन मगरमच्छों के लिए बजट पास होता है कि इनकी देखभाल भी की जाए, देखभाल के लिए अलग बजट है, उनके खाने के लिए, और बाकी मज़ार की मेंटेनेंस के लिए अलग है। वो अलग टॉपिक है। सिर्फ अभी जो मगरमच्छ की बात हो रही है ना, उसके लिए अलग फंड क्रिएट किया जाता है, लेकिन ये सब इनकी जेब में चले जाता है। वहाँ मगरमच्छ को खाना कौन खिलाता है? आप हम जैसी आवाम जाती है, वो बोलती है भाई जानवर है खिला दो, सवाब मिल जाएगा, वो अपने तौर पे लेके चले जाते हैं, इलाके के मकीन चंदा कर ले होते हैं, या जिसका दिल चाहता है कोई ना कुछ चीज़ भेज ही देता है। अब हम आती है, ज़ायरीन आते हैं, वो अपनी जेब से डाल के चले जाते हैं, ये बजट भी इनकी जेब में ही चले जाता है, इनका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। तो इसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? पुलिस आप लोग के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो इसको किस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने कहीं कोई आवाज़ उठाई है इस हवाले से? हमने सबसे पहले ये करप्शन, इलीगल भर्तियाँ, ये सारे मामलात को हमने एंटी करप्शन लेकर गए सबसे पहले। फिर इसके बाद हमने इन लोगों से तो कांटेक्ट किया ही औकाफ वालों से, उनको तो काम करना है ही नहीं, वैसे भी नहीं करना, अगर करना हो तो हमारी दरख्वास्त पे कर लेते हैं। और इतना जब मीडिया चिल्ला रहा था कि इतनी करप्शन हो रही है तो इनकी आंखें खुल जाती। एंटी करप्शन के बाद नैब हम गए, नैब से भी हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला कि भाई कुछ है, हालांकि इनको पता है कितनी करप्शन है। नहीं, फिर आखिरकार हमने लीगल नोटिस भेजे अपने। फिर इसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया, अदालत में हाई कोर्ट में हमने केस फाइल किया। अब हमने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी चीफ जस्टिस साहब से उम्मीद है कि वो डेट हमें मिल जाएगी और हम हेयरिंग में वहाँ पे पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद। मज़ारात में मतलब सालाना कितनी चादरें चढ़ाई जाती हैं? इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, सालाना नहीं, आप महीनों भी पूछेंगे महीनों का भी हिसाब नहीं है, लाखों की तादाद में जाती हैं चादरें, लाखों की तादाद। और वो चादरों का क्या फिर होता है? वो तो मैंने सुना है कि वापस उठा के उनको शॉप पे रख दिया जाता है, फिर वो जो आपके कस्टमर्स आते हैं वो वहीं से लेके वापस। मज़ार जब खुलने का टाइम होता है फजर की नमाज पढ़ने के बाद, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे, कोई 12 बजे तक,
ये टाइमिंग होती है कि पब्लिक आती है, ज़ायरीन आते हैं, वो फूल चादर जो भी अपने जो नज़र नियाज करनी होगी, पैसे डालने होंगे, एक्स वाई जेड जो भी पब्लिक को करना है, आवाम करना है, ये टाइम होता है 12 बजे तक का इनका। 12 बजे से रात रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का टाइम होता है ये माफिया का, जो ये सब चंदा भी उठा लेंगे और चादरें भी उठा लेंगे। चादरें पैक होती हैं, एक हफ्ता पूरा ये अपने बोरे में डालते हैं, इसके बाद एक साथ ये कॉन्टैक्ट देते हैं। अभी हम इत्तला मिली थी कि 10 लाख रुपए में अब्दुल्ला शाह काजा की मज़ार की जो चादरें हैं वो एक हफ्ते की 10 लाख रुपए की सेल की गई हैं, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेट करता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। अच्छा, ये देखिए, मज़ारात हैं, एक मुअज़्ज़ज़ जगह है, वहाँ पर मंशियात भी एक, वहाँ पे भी वो भी मंशियात माफिया जो है पूरा, वो भी वहाँ पे बहुत सरगर्म है। वहाँ पे बच्चे जगह जगह बैठ के, बड़े हो गए, बच्चे हो गए, उन्होंने भी जो है ये मज़ार को जो है एक अपना घर बनाया हुआ है, मंशियात की जगह उन्होंने बना के रखी हुई है। तो वो वहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई रोकथाम का कोई क्यों कुछ नहीं किया जाता? देखिए मसला ये है कि आवाम तो अपनी शिकायत मुसलसल करती रहती है, और जो मज़ार की कमेटियाँ होती हैं, औकाफ वाले तो सिर्फ एक नाम के हैं कि हम हमारा है। औकाफ किस हद तक है? जहाँ इनकमिंग है, पैसे लिए काम कुछ नहीं करना, ना मज़ार पे मेंटेनेंस करनी है, ना मस्जिद की मेंटेनेंस करनी है, ना सैलरी देनी है, ना किसी भी किस्म का एक्सपेंस करना है। ये काम है औकाफ का, ये काम है गवर्नमेंट का कि ये जो माफिया है उनकी रोकथाम करना उनकी जिम्मेदारी है। अवाम शिकायत करेगी लेकिन पुलिस कॉपरेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? पुलिस को तो कुछ ना कुछ मिलता ही है ना। आप एक रेती डालें, बजरी का एक सुजुकी डालें तो पुलिस की मोबाइल आ जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपसे 500, 1000, 2000 रुपए लेके रवाना हो जाएगी, एक मोबाइल आएगी फिर दूसरी पुलिस आएगी। नहीं तो हमारे डिपार्टमेंट्स नहीं तो हमारी आवाम को बिगाड़े। नासिर साहब, मैं आपके पास आऊँगी, सिंध में करप्शन की केसेस की तादाद कितनी हो गई है? सिंध में दरअसल मुख्तलिफ इदारे हैं जो मुख्तलिफ केसेस डील करते हैं करप्शंस के। जैसे नैब जो है वो अलहदा है, एंटी करप्शन अलहदा है, आम जो कोर्ट्स हैं जिसमें पुलिस रजिस्टर्ड करती है केस वो अलहदा हैं। सही। तो ये अच्छी खासी एक तादाद है हमारी, जिसका कोई इतना रिकॉर्ड तो नहीं होता, वो तो खैर सबका अलहदा अलहदा ही आप नैब से लेंगे, एंटी करप्शन से लेंगे, जो सेशन कोर्ट्स हैं उनसे लेंगे, जो मजिस्ट्रियल कोर्ट है वहाँ से लेंगे, इसी तरीके से FIA की केसेस हैं, बैंकिंग के अंदर हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी तादाद है। ओके। अगर मैं बात करूँ महीने की, क्योंकि साल तो एक बहुत ही लंबा अरसा हो जाता है, महीने में आपके अंदाजे के मुताबिक कितने केसेस रिकॉर्ड होते हैं करप्शन के? दरअसल इसका कोई, क्योंकि आप तो एडवोकेट जी, ज़ाहिर जी, है, कोई आपके क्राइटेरियन नहीं है ओके। कि जी इतने होंगे या एवरेज इतना होगा। वो तो अब उसके ऊपर होता है कि वो महकमे कितने रजिस्टर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर नैब है या एंटी करप्शन है, उसका एक तरीकाकार ये होता है कि वो डायरेक्ट केस रजिस्टर नहीं करते, वो पहले उसकी इंक्वायरी करते हैं। वो इंक्वायरी हेल्ड होती है और इंक्वायरी की जो कमेटी होती है वो फिर आगे रिपोर्ट सबमिट करती है। फिर ओके। उसकी रोशनी में फैसला होता है कि केस रजिस्टर किया जाए या नहीं किया जाए। सही। तो अब इसके अंदर भी करप्शन होती है। अब इसके अंदर ओके। करप्शन ये होती है कि अगर मैं गवर्नमेंट के नज़दीक तरीन आदमी हूँ तो मेरी इंक्वायरी रिपोर्ट वैसी ही रख दी जाएगी। अच्छा। मेरे खिलाफ केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। नैब में केस रेफरेंस होता है, मेरे खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारे एक वफाकी वज़ीर हैं आज़म खान सवाती, सही। 5 उनके खिलाफ जो हैं वो नैब के रेफरेंस तैयार हैं, लेकिन एक भी अच्छा। केस रजिस्टर नहीं है। फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा के खिलाफ जिस दिन इंक्वायरी कंप्लीट हुई उसी दिन उन्होंने ओहदा उठाया और उसके बाद से वो सारी चीज़ें रुक गई। तो ये तो उन लोगों के खिलाफ होता है जिनका मेजॉरिटी ज़्यादातर, ये नहीं कि सबके खिलाफ। तो ये दरअसल इसकी पोजीशन ये है। सही। असल में इसमें मसला यही होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े मगरमच्छ होते हैं, उन पे हाथ डाला नहीं जाता। वो सिर्फ एक मीडिया की जीनत वो एक बनाने होता है ना, के लिए गवर्नमेंट में जब होते हैं तो तब आप बहुत अच्छे होते हैं, जब आप गवर्नमेंट से जाते हो तो तब आपके एक केसेस थाने भी का खुल जाते हैं SHO सब। क्राइम करेगा, जी। क्राइम की जब सरपरस्ती वो सीट करेगा, पर होगा तो लेकिन तब उस पे कुछ लेकिन नहीं होता। मरेगा कौन? नीचे हैंड कांस्टेबल बिल्कुल मरेगा, सही सिपाही बात है। मरेगा, मलबा उधर गिरेगा। करप्शन जो औकाफ की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, नाम है कि ये लोग सीरियल वाइज है, सीरियल बनी हुई है, क्राइम नंबर 1, क्राइम नंबर 2, वो सीरियल बनी हुई है, बस वो सिर्फ कंप्यूटर पे बनी हुई है, वो प्रिंट है कि इंक्वायरी हो रही है, लेकिन प्रेशर आता है, बंद हो जाती है। औकाफ की कहानी के ऊपर एंटी करप्शन खुद बोलते हैं हमारे ऊपर प्रेशर है। किस चीज़ का प्रेशर है बताओ तो सही भाई। फिर आप ये भी देखें कि हमने जब ये इंक्वायरी के लिए हमने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई, एप्लीकेशन दी, दरख्वास्तें दी कि ये सब चीज़ें, तो आप एक बात को नोट करें कि जिस महकमे के खिलाफ दे रहे हैं उसका मिनिस्टर सोहेल अनवर सियाल
जिस महकमे को दे रहे हैं उसके खिलाफ एंटी करप्शन, ठीक है, उसका भी मिनिस्टर सोहेल अनवर सियाल, यानी कि एक बाप के दो बच्चे, इसकी इंक्वायरी इसके पास, तो एक इसकी टोपी इधर इसकी टोपी इधर। वो इंक्वायरी सिर्फ एक फाइल की पेपर की हद तक होती है, वो फाइलें इतनी बड़ी बन जाती हैं लेकिन कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होता। आज 8-1.5 साल गुजर गया है, एविडेंस वहाँ पे मौजूद हैं लेकिन कोई एफआईआर नहीं की जाती, किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं होती। कानूनी कार्रवाई क्या होती है? वो होती है कायदे आज़म की कार्रवाई। वो उनको बुलाते हैं, अपने जो रैंक के अफसर होगा वो अपने छोटे वाले अफसर नीचे बंदे को बुलाएगा, नीचे वाले रैंक को, कि तूने इतनी की करप्शन की, ये किया, उसको डराएगा धमकाएगा, बंद कमरे के अंदर बात होगी, सेटल होगा, भाई इतने पैसे ले लो, मेरी फाइल बंद करो। पैसे लिया, इसके बाद हम लाख मीडिया पे भी चिल्ला रहे हैं, लाख अखबारात में भी दे रहे हैं, लाख अप्लीकेशन देते हैं, वो इंक्वायरी वो सिर्फ इधर फाइल क्लोज हुई और डस्टबिन के अंदर चली गई, वो फाइल मिलेगी ही नहीं। वो डेटा ही या तो फिर बारिशों की वजह से डेटा ज़ाया हो जाएगा, या दफ्तर में आग लग गई होगी, या वो बंदा था फलां इंक्वायरी वाला, उसके बाद फाइल लगेगी तो फाइल ढूंढने में टाइम लग गया। टाइम गेन करेंगे, बंदे को इतने धक्के खिलाते हैं कि आप देखें जब कोई कानून समझने वाला बंदा इतना धक्के खाता है ना, जो बेचारा गरीब इंसान है जो अपने हक के लिए जाता है कि भाई मेरे को इस इदारे से शायद इंसाफ मिल जाएगा, ये तो चप्पलें घिसवा देते हैं उसकी। वो बंदा खुद बोलता है कि जितनी करप्शन को लेकर मैं गया हूँ उससे ज़्यादा तो मैंने अपने कोर्ट कचहरियों में पैसे खर्च कर दिए हैं। बिल्कुल हकीकत है। ऐसा ही होता है। अगर मैं गरीब बंदे की बात करूँ तो वो तो एक केस अगर करे तो उसकी सारी जिंदगी जमा पूंजी लग जाती है, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। सरप्राइज विजिट करें, ये सदर में ही है, हाई कोर्ट के सामने एंटी करप्शन का ऑफिस है, कभी वैसे ही आप एक फरियादी बन के जाएं सही कि जी आपका कोई मसला है, और वहाँ जाके आप सिर्फ जो डीलिंग हो रही होगी उसको आप देख लें, अच्छा, और जो उनका रवैया आपके साथ होगा वो आप देख लें। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, नासिर साहब की बात मैं माजरत काट रहा हूँ, इनकी बात को कंटिन्यू चलता हूँ। एंटी करप्शन की बात कर रहे हैं, मैं मीडिया पे अलग अलग बात कर रहा हूँ क्या। मुझे केस को क्लोज करने के लिए बात की गई, मुझे बिठाया गया कि यार ये फाइल है, इसमें प्रेशर आ रहा है, इसको क्लोज कर दो और इतने पैसे ले लो। डिपार्टमेंट ने आपको ऑफर की? डिपार्टमेंट कह रहा है, डिपार्टमेंट का अफसर बोल रहा है कि इसको सेटल करो, फाइल को क्लोज करो, पैसे लो, सेट पे हो जाओ। डिपार्टमेंट का अफसर बोल रहा है जिसको इंक्वायरी करनी है, हमने इसके खिलाफ भी इंक्वायरी के लिए आगे लेटर भेज दिया कि भाई ये बंदा हमारे को ऑफर कर रहा है, और हमने एंटी करप्शन के सारे रूल्स लिखे हैं उसके अंदर कि भाई ये रूल्स के तहत ये इंक्वायरी बनती है, इस तरह बनती है, ये केस रजिस्टर्ड होना चाहिए और इतने दिन में होनी चाहिए, ये रूल्स हैं, आपकी डायरी बननी चाहिए, सब जितने रूल्स बनते हैं एंटी करप्शन के। हमने अपने वकीलों से मशवरा किया, नासिर साहब से मशवरा किया, जो हमारी टीम है उन सब से मशवरा किया, तो हमने एक लेटर बनाया, उसके अंदर सारे रूल्स लिखे। लेकिन आप यकीन करें उसको भी 1.5 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब केस क्या था? ये औकाफ के ऊपर हमने किया अच्छा, ना। मतलब इन्होंने इस डिपार्टमेंट ने आपको इस चीज के ऊपर ऑफर किया आपने है? जब जी इस चीज के आप यार इस केस को आगे क्यों लेके जा रहे हो, हमने इनको पार्टी बनाया एंटी करप्शन को, अदालत में उनको भी लेकर गए कि भाई ये क्यों काम नहीं कर रहे। तो पता चला कि भाई वो तो अब हमारे को बोलेंगे यार पैसे लो भाई, हमारी जान छोड़ो, हमारे को प्रेशर आ रहा है। भाई प्रेशर किसका आ रहा है? बड़ी माफिया का प्रेशर आ रहा है, फलां जगह से आ रहा है, फलां जगह से आ रहा है। लो अब तो इसमें मसला ये कि ये मज़ारात पे भी माफिया बैठी हुई है। किसी का केस आपको ओपन करना है, कोई बंदा करप्शन कर रहा है, यकीन जाने मुझे डिपार्टमेंट के अफसर ने कहा कि मुझे फुला मज़ार का गद्दी नशीन फ़ोन करके बोल रहा है यार इसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं करना। और वो गद्दी नशीन कौन है? बड़े मज़ार में गद्दी नशीन को छोटा मोटा बंदा नहीं बैठता, वो आपको पता है। उसके बाद फिर जो उसके दरवाजे पे दस्तक देने के लिए लोग आते हैं तो वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, जिनके 36 मोबाइलें चलती हैं, तो वो लोग आते हैं, तो वो एक फ़ोन उनको जाता है साहब को, साहब फिर नीचे वाले को फ़ोन करता है कि भाई बंदे को समझाओ, फिर कंप्लेंट यहाँ भी बीच में फंस गया कि भाई हम आप फिर डराते हैं, धमकाते हैं। तो किसी किस्म की कोई आपको जान से मार देने की कोई धमकी इस तरह की कोई आप लोग को? बिल्कुल, मैंने सब जगह पे डिपार्टमेंट में दी है, हमने सब जगह पे दरखास्तें दी हैं कि हमारे को धमकी आई है, हमने ये केस किया, ये केस किया। ये सिर्फ ये पेपर कार्रवाई आपकी आप स्टैम्प लगा लो, इनकी स्टैम्प पे मिल जाएंगी, इनको हज़ारों की तादाद में दरखास्तें मिलती होंगी, ये कार्रवाइयाँ किसी पे भी नहीं करते हैं। हमने इतना चिल्लाया है, ये तो देखें, एक तो ये पर्सनल मेरा मैटर है ना कि भाई मेरे को थ्रेट है, ये मेरा पर्सनल मैटर था। अब यकीन जाने इनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मज़ारात पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी अगर आप सिर्फ सड़क से गुजर जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि कितनी आवाम आती है। इनको इनका एहसास नहीं है, तो फिर हम तो कोई मतलब बकरी के बच्चे हैं। बिल्कुल। जरा आप ये बताइएगा कि वो जो हाई कोर्ट में उन्होंने आईजी के फोकल पर्सन ने जो रिपोर्ट दी है, अब अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है, कितनी बड़ा अहाता है, कितने लोग वहाँ आते हैं, आप जरा बताएं कितनी पुलिस डिप्लॉय है? जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, उसमें आईजी साहब के फोकल पर्सन
आए और जज साहब ने पूछा कि आपकी मज़ारात की सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, अब बताएं। सबसे पहले तो आए वाए शाये करते रहे, बोला अब्दुल्ला शाह देवी कितने पुलिस वाले हैं, तो बोला 6 7 8, यही अंदाज था 6 7, बोले 6 7 8। तुम भी यहाँ पर कोर्ट में आओ ना, तुम भी 4 4 मोबाइलें लेकर आओगे, तुम्हारे डीआईजी के साथ तो 25 25 मोबाइलें चल रही होती हैं, तो आईजी के साथ तो पता नहीं कितनी चलती होंगी। आप यकीन करें हमारे पास रिटर्न में आईजी साहब की रिपोर्ट आई है सिंध भर की मज़ारात की, मैं सिर्फ कराची की भी बात करता हूँ, आपको हैरत होगी और ये एक बहुत बड़ी खबर है। आईजी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 313 मज़ारात हैं टोटल, आईजी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक। बाकी अनरजिस्टर्ड हो इलाके में गली कूचे में, वो एक अलग अलग टॉपिक है। जो रजिस्टर्ड मज़ारात 313 मज़ारात जो पुलिस की इनके रिकॉर्ड पर है, जो पुलिस को पता है कितने बड़े बड़े मज़ारात हैं, पब्लिक आती है, जमघट्टा होता है, नजर नियाज होती है, सब चीज़ें, ठीक है। 313 मज़ारात पर पुलिस अहलकार की तादाद है 58 पुलिस अहलकार। 313 मज़ारात में जो पुलिस एहलकार तैनात है 58 58 पुलिस वाले, और इसमें भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को आप लेते हैं कोई सिक्योरिटी नहीं, उसमें लिखा हुआ है नील, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 नील, कोई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई नहीं है। ये हाई कोर्ट में सबमिट ये हाई कोर्ट में अच्छा। सबमिट कराई है आईजी साहब की रिपोर्ट, कोई ऐसा नहीं हमने कोई मतलब ये कोई हवा से हमारे को ऊपर नाजिल हो गया पेपर, ये इन्होंने खुद सबमिट कराया कि है। जो अभी मौजूदा आईजी है उनकी आप बात करें, उनकी रिपोर्ट है या ये कितने दरअसल टाइम हो गया है? ऑफिस होता है, देखिए अब वो मौजूदा हो या बाद नहीं, वाले हों, उनकी रिपोर्ट के ऊपर ही जाहिर सी जी बात जी है ना, उनके जो फोकल पर्सन ने जमा कराई है कि ओके। सर ये है। बिल्कुल देखें, अब यकीन करें हम तो एक आम अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं ना, अब 313 मज़ारात का और आप 58 पुलिस वाले हैं। अब यकीन करें मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इनको भी चैलेंज कर देता हूँ कि 58 पुलिस एहलकार भी साबित नहीं कर सकते। अब मंगू पीर में इन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास 4 पुलिस वाले हैं, आप चले जाएं वो सिक्योरिटी पता चल जाएगी। नहीं है, मैं तो वहाँ पे मैंने विजिट कुतुब किया आलम मंगू शाह पीर में, बुखारी वहाँ पे कोई मज़ार किसी जामा किस्म की किलौत कोई पर है, पुलिस मुझे नजर नहीं आई। ईदगाह थाना की हुदूद है, कुतुब आलम शाह बुखारी बड़ा मारूफ मज़ार है, मेन रोड पर ही है। अब वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे हालत ये आपको मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ इस पर, ये आपको हंसी भी आएगी इसके अंदर क्या है। पुलिस वाला तो कोई नहीं है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वहाँ पुलिस एहलकार तैनात है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन पुलिस वाला नहीं है। चेकिंग करने वाले बंदे से हमने पूछा जब कि यहाँ पर अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कोई बंदा आ जाता है, पिस्टल लेकर आ जाता है, बम लेकर आ जाता है, कोई ऐसा वाकया पेश हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई चीज़ लाए, आप इसकी रोकथाम करोगे कैसे? गेट पे आप खड़ो चेकिंग कर रहे हो, वो बेचारे खड़े हुए, चलो अब रोकोगे कैसे इसको? वो आप जवाब क्या देता है, बोलता है अगर बम लेकर आएगा हम इसको रोक देंगे, साइड पे खड़ा कर देंगे, 15 पे अपन फोन करके पुलिस को बुलाएंगे। और खुदा न खास्ता इस दौरान कोई इंसिडेंट सुभान क्रिएट अल्लाह, हो ये जाता जो फिर लोग क्या मर होगा? जाएंगे, यार शर्म नहीं है आप लोग हद ही को हो यार, गई है। इनके पैसे खा रहे हो यार, ये टैक्स का पैसा, ये मज़ारत का पैसा, आपको शर्म ही नहीं आती है यार? कोई हद एक लिमिट है यार खाने की यार। ये गुफ्तगू नहीं, एक कोई इस तरह चैनल का ने कोई एक इंसिडेंट हो चैनल जाए ने वहाँ दिखाई पे, थी, कोई उसकी इंसिडेंट हो गुफ्तगू, जाए, अल्लाह ये ना करे रिकॉर्ड खुदा न गुफ्तगू है। खास्ता, तो तब तक क्या वो वहाँ पे 15 का इंतजार करेगा? और और- हमारी तो 15 भी और फिर- आज कॉल करो तो कल आती है। हाँ, 15 ये का यहाँ भी हाल- 15 का तो हमारा यही हाल बुरा ही है। 15 या तो कॉल उठेगी नहीं, या बिल्कुल। तो आते आते भी वो तो पुलिस वाले कहीं होंगे, अच्छा भाई मैं चाय पी कर आ रहा हूँ, यहाँ पे चौरंगी पे मौजूद हूँ। तो हमारा हाल तो ये, अब ये तो हाल है ना। धमाके होने के बाद होता क्या है, सीएम साहब का बयान आता है कि भाई ओ अफसोस का इजहार किया हुआ, ये हो गया ये हो गया। ओ भाई जिसके घर से लाश उठी उसको जाके पूछो यार, उसको पता चलेगा, उसको पता है, तुम्हारे को थोड़ी पता है। तुम तो वीआईपी कमरों में बैठे हो, एसी के कमरे से बाहर निकलते नहीं हो, 2-4 मरतबा निकल तो 36 मीडिया के चैनल लेके निकलते हो कि भाई चाय के होटल पे चाय पिया, पराठा खाया सीएम साहब ने। ओ भाई निकलो ना, ट्रैफिक में फंसो ना, पब्लिक के साथ आओ ना, पब्लिक की तरह। ये किस तरह मरती है यार, किस तरह धक्के खाती है ये आवाम, जाती किस तरह। आप तो किसी मज़ार पे जाते हो तो इत्तला मिल जाती सीएम साहब वाले, तो इतने एहलकार लगा लेंगे और इतनी सिक्योरिटी लगा देंगे, मीडिया भी चला देगा, तस्वीरें भी चल जाएगी कि इतने पुलिस वाले लगे हुए हैं। लेकिन आप यकीन करें इनके अलावा कोई बंदा, अब ये हट कर आम दिन में आप चले जाए, इतना बुरा हाल है। धमाका हो जाएगा, इसके बाद कमेटी बनेगी इंक्वायरी की, कमेटी बनती है इंक्वायरी की। आज तक कौन सी कमेटी की रिपोर्ट आई हमें बता दें। 7 बम धमाका हुआ, एक टीम बनाएंगे मज़ारात की सिक्योरिटी के लिए, एक फोर्स तश्कील दी जा रही है। सीएम साहब ने ऐलान किया था 3 साल पहले, वो अभी तक टीम बन रही है, वो ऊपर हवा में बादल के ऊपर ये राज कर रही सीएम है। साहब जो मौजूदा सीएम साहब हैं उनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस की बात बता रहे हैं ये आपको, अच्छा, वॉकिंग डिस्टेंस है, वो खुद वहाँ के हैं। सही। बस ये तो से- अलमिया क्या बस कहा। से बदतर हालात हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। पैसा लेने के लिए इनके बड़े बड़े अफसर आ जाएंगे, औकाफ भी आ जाएगा, दूसरे लोग भी आ जाएंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के भी लोग आ जाएंगे। और हैरत की बात यह, अगर हम तो
अब तो ये परेशान हो गए कि हम तो बोलते हैं एंटी करप्शन के सामने पिटियां खुलवाओ, ये तो खुद करप्शन है। एंटी करप्शन, ये तो करप्शन ज़्यादा एक बहुत बड़ा इदारा है। किसी के खिलाफ अब आप कंप्लेंट दे दो, सबसे पहले आपको फोन करेंगे फाइल करना क्या है, बंद करनी है, पैसे लेने हैं, या इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी के लिए फिर आप 4 साल तक भुगतते रहो, बस पेशियां भुगतो, इंसाफ नहीं होना आपके साथ। आपकी खबर आ जाएगी भाई आपका डेथ सर्टिफिकेट बन गया, अच्छा मर गया बंदा, या केस तो चल रहा है, चलो देखिए नेक्स्ट हेयरिंग में देखते हैं इसको क्या करना है, तो वो दबी जाती है फाइल। कोई पूछने निज़ाम ही नहीं है हमारे यहाँ पर, किसी किस्म का निज़ाम नहीं है। आप यकीन करें, सिर्फ हम ये लोग बड़े बड़े लोग सिर्फ मीडिया की हद तक ही मीडिया की सीरत बन जाते हैं। हम लोग भी, आप लोगों को शिकायतें कर कर थक जाते हैं, आप लोग भी इशू उठाते रहते हो कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनके ये अभी कमरे में बैठे होंगे, एसी में प्रोग्राम देखेंगे, अच्छा ठीक है यार 10,000 चला हमारे खिलाफ चलाते हैं, इनके जेब में पैसा जा रहा है, कल ये सीट पे बैठेंगे, परसों ये चले जाएंगे, इनको फिक्र ही नहीं है। यहाँ ओहदा छोड़ा, या लंदन में ट्रांसफर हो जाएंगे या दुबई में चले जाएंगे, पैसा लगे भाई प्रॉपर्टी है, इसके बाद नेब इंक्वायरी करेगी, बात की बात है। जब तो इदारे के कानून चेंज हो जाएंगे। कब्रिस्तान की जो अभी कंडीशन है, कब्रें बिक रही हैं आपके सामने, और अगर कब्र नहीं हो तो उसको, जो एक कब्र है उसके अंदर 3-3 4-4 मुर्दों को उन्होंने दफन किया हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है, मतलब आपने कल ही अपने जो है जो उनके आपके कोई भी जाने वाला उसको आपने दफनाया, वहाँ पे फौरी तौर पे कब्र तैयार कर दी जाती है, ऊपर मट्टी डाल के आपको फ़ौरन कब्र भी अरेंज हो जाती है। आप भारी भरकम जो है वहाँ पे पैसे दे दो, 50-50 60-60 हज़ार रुपये, लाख रुपए की कब्रें बिक रही है। ये इसकी जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक डिपार्टमेंट है जो ये कब्रिस्तानों के मामला को देखता है, लेकिन इंतहा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब गवर्नमेंट फ़ीस हम जो देखते हैं कब्रिस्तानों की, 7,000 कुछ समथिंग कुछ रुपीस बनती है टोटल, कुछ मिलाकर ये 8,000 के अंदर अंदर का फिगर है, लेकिन वो रकम है ना कन्वर्ट होती है लाखों रुपए में। अब आप जाएं मेवा शाह कब्रिस्तान, जहाँ कितने लोग दफन हैं, वो वहाँ कब्र आप ले लें, मेरे हिसाब से शायद 40-50 हज़ार से कम की कब्र वहाँ नहीं मिलेगी। वो इलाका गरीबों का इलाका है, यानी गरीब मरेगा तब भी पैसे देकर ही मरेगा। उसको दफनाने के लिए भी हमें फ़ोन करना पड़ेगा, कोई लावारिस होगा बेचारा तो 10 लोगों को फ़ोन करेगा, भाई इसके जनाजे का एहतमाम करना है, इसको दफन का एहतमाम करना है, कफन के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अबे मर के भी आप लोगों ने पैसे ही लेने हैं भाई, मर के भी आपने नहीं छोड़ा। ताई रोड के कब्रिस्तान का हाल देखें, इतना बुरा है। अब लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की कब्र मेरे एक दोस्त ने ली है। चलने की जगह नहीं है वहाँ पे, इतना चलना बुरा हाल है। नहीं, चलना तो वो फ्लोर्स बने हुए हैं, चलना तो बड़ी चलना दूर की तो बात दूर है। है। फ्लोर्स हैं 1 2 3 4 5, काफी ऊंचा है। मतलब पूरा प्लाजा बन आपको जाएगा ऊपर, जी जी प्लाजा, आपको ऊपर जाना पड़ेगा फिजिकली। अब आप ये देखें कब्र यहाँ से स्टार्ट होती है, अब आगे जाते हैं यूं, आपको सीढ़ियाँ स्टेप बाय जी स्टेप स्टेप्स हैं। वो अब बढ़ते जाएगा। आपको आप आम बंदा चले जाए रातों रात कि भाई हमें कब्र चाहिए, कब्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, ईसा नगरी कब्रिस्तान के बाहर एक बोर्ड नस्ब किया हुआ है कि कब्रिस्तान के अंदर जगह नहीं है, ये कब्रिस्तान फिल हो चुका है, फिर भी वहाँ में ये दफन हो लिखा रहे हुआ है, हैं बड़ा बोर्ड अभी भी लिखा हुआ जी, है। जी, आप जी। जाके जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अंदर जाएं बंदे से बात करें तो गोरकन होगा, वो फिर बोलेगा अच्छा मैं साहब से बात करता हूँ। वो पता नहीं किसका फ़ोन करता है, उसका साहब कौन है पता नहीं, उसका फ़ोन करेगा भाई ये बंदा आया, ठीक है भाई कब्र मिल जाएगी यार, या तो बहुत मुश्किल है, आपके लिए साहब से रिक्वेस्ट की है मैंने। हाँ, तो वो अभी आपको मिलेगी 70,000 रुपये की कब्र, उसमें 10,000 रुपये मैं भी लूँगा, फिर अलग खर्चा आएगा, कब्र का IT आएगी, वो लाख रुपये उधर भी उतार देते हैं बंदे को। अब यकीन करें कोई निज़ाम नहीं है। सारे हमारी आवाम मजबूर होती है, उनका जो मुर्दा है वो उसको फौरी तौर पे दफनाना होता है, वो कब तक रखेंगे, नहीं रख सकते। एक जो चीज़ मट्टी की है उसको मट्टी में तो जाना है ना, तो कब तक जो इस तरह से अपने घर में रखें या सर्द खाने में रखेंगे। एक वो भी घर वालों को भी तकलीफ होती है, मुर्दे को खुद भी तकलीफ होती है, इसलिए लवाहिकीन परेशान होके ब्लैकमेल हो जाते हैं। भर गया और सील कर दिया गया, कोई एक नहीं है ऐसा कोई। मेवा शाह कब्रिस्तान आपकी पैदाइश से पहले का है, बिल्कुल ठीक है जी, और वो कब तक चलेगा अल्लाह बेहतर जानता है। जी बड़े कब्रिस्तान की बात करें, तारिक रोड का कब्रिस्तान आप देख लें, ठीक है जी, न्यू कराची का कब्रिस्तान देख लें, कुरंगी 1 का कब्रिस्तान, कोई कब्रिस्तान भरता नहीं है, कोई भी कब्रिस्तान अच्छा, भरता नहीं। दूसरी बात ये, जब ये आवाम से पैसे लेते हैं, चाहे वो एक फीस की मद में हो, चालान की मद में हो, गवर्नमेंट टैक्स की मद में हो, किसी एक तो 1,000 तो मदे हमारे यहाँ पे पैसे लेने के लिए, तो टैक्स दो, GST दो, GST दो, फिर टैक्स दूसरा वाला आ गया तो इसका टैक्स है, तो उसका टैक्स है, 1,000 किस्म के तो टैक्स है जो हमारे को पागल कर दिया कि भाई हम टैक्स बने या पैसे दें। हमारा बिल होता है 100 रुपये का, बिल बन जाता है 1,000 रुपये का, क्या 900 रुपये टैक्स है, किस चीज़ का टैक्स है, ये टैक्स वो टैक्स है। अब जब आप पैसे ले रहे हो, अब यकीन करें, आप बारिश है, हालिया बारिश हुई है, कब्रिस्तानों का हाल आप देखें,
कब्रें जड़ से उखड़ गई हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अहमद साहब। हम इस आपकी गुफ्तगू को हम जो है जारी रखेंगे। लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। हम जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कब्र के हवाले से कि कब्र बिकती हैं, कब्रिस्तान में भी एक माफिया बना हुआ है, किस तरह से लोगों को जो है ब्लैकमेल किया जाता है मौके की निस्बत को देखते हुए वो किस तरह से हमारी आवाम को जो है ट्रैप करते हुए उनसे जो है भारी भरकम जो है पैसे वसूल करते हैं, किस तरह से करते हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद साहब। अहमद साहब, मैं चाहूँगी कि आप जो है इस जो हमारा मैंने जो सवाल किया था उसको दोबारा से जो है बताएं, जिस तरह से, क्योंकि हम ब्रेक की तरफ चले गए तो उसी में को मैं चाहूँगी आप कंटिन्यू करें। चल रही थी कि हम कब्रिस्तान पे भी माफिया काबिज हुआ हुआ है, और कब्रों के हवाले से जो यहाँ पर जो करप्शन है, जो हम हर जगह पे देखते हैं कि इदारे में बाहर एक बोर्ड लगा हुआ होता है कि करप्शन का खात्मा करना है, करप्शन है कैंसर है, इसको जड़ से उखाड़ना है। वो मतलब वो इसका उलट होना चाहिए, करप्शन है कैंसर, इसको जड़ में डालना चाहिए, क्योंकि होता तो वही है ना, पैसा तो वही है, रिश्वत वही चल रही होती है। वो असल में सिर्फ बोर्ड लगाने का मकसद ये होता है कि भाई हमें भी हिस्सा दे दो, हम भी हैं, हम हमारा भी इदारा है भाई, हमारे घर भी है, हमारे को भी गाड़ी बंगला सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो ये इदारा है इजाफा कि भाई पैसे हमारे पे बस भी आ जाए। अच्छा, इनका हल जो है, इनका हल करने के लिए इंतहाई आप कोशिशें कर लें, लाख कोशिशें कर लें, लेकिन आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। कब्रिस्तान के अंदर आप मज़ारत की बात करें, कब्रिस्तान के अंदर भी एक माफिया है जो मंशियात बेचती है। आप कब्रिस्तानों पे आप जाएंगे, एक आम इंसान बन के जाएं या मीडिया टीम लेकर जाएं, आपको कुछ लोग मिलेंगे जो वह मंशियात तैयार करते हैं, वहाँ पे बैठे में वो बेचते हैं। और ऐसा नहीं है मीडिया दिखा रहा होता है, बाज़ का तो हमने देखा है मीडिया चैनल पे कोई पुलिस की मोबाइल आई है तो वो या तो वो लेकर जा रही है या देकर जा रही है, या कुछ ना कुछ सौदेबाजी चली रही होती है। तो कब्रिस्तानों के अंदर भी मतलब यहाँ तो एक ऐसी जगह है कि बंदा अपनी मौत को याद करता है कि यार हमें भी इस कब्र में जाना है, इसी जगह जाना है, और कब्र के बाद का किसको पता है कि हम कब्र में हमारा हाल क्या होना है। हम दुनिया में तो बहुत अच्छे जी लेते हैं, बहुत ठाट के साथ घूमते हैं, बहुत प्रेशर VIP प्रोटोकॉल के साथ, हम हजारों गज का बंगला ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो खाली हाथ जा रहे हैं, जमीन के अंदर है, और एक ही कफन पहन के जाना है, वो ये वाइट कपड़ा है, वही पहन के जाना है। आप कोई आपकी ठाट कोई प्रोटोकॉल नहीं। बड़े बड़े मिनिस्टर चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बड़े बादशाह चले गए, बादशाह चले गए, वो कब्रों के अंदर एक मौजूद ही होते हैं, उस लिबास में गए। प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल होता है, और वो जो रूप दबदबा होता है वो सिर्फ एक दुनिया की हद तक होता है, लेकिन वो जो आखिरत का आखिरी मरहला, जो असल दुनिया है, उनका किसी को खौफ नहीं है। ये तो फानी है, ये दुनिया फानी है, ये हम यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हमने जैसे हम ड्रामों में हम कर रहे होते हैं, हम कहीं पे भी दुनियावी ज़िंदगी में एक तरह से हम एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, तो एक तरह से हमारे लिए एक एक्टिंग है, एक एग्ज़ाम है हमारे लिए कि हम यहाँ पे किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, हम बुरा कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन सब लोग वाकई आपने बहुत अच्छी बात की कि अपनी आखिरत भूल चुके हैं। अगर अपनी कब्र का हाल और वो जिस जगह पे वो बैठ के काम कर रहे हैं, वो अगर वो उसी जगह पे बैठ के थोड़ा सा और कब्रों की तरफ देख लेना, तो वो मेरे ख्याल से ये काम ना करे। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कब्रों में जो है माफिया, लेकिन कोरोना की भी आपको पता है ये सेकंड वेव आ चुकी है। वैसे तो हमारी हुकूमत जो है जगह जगह पे उन्होंने जो है कमर्शियल्स का वो कर रहे हैं, उन्होंने लोगों को मतलब रोड्स पे भी उन्हें अवेयरनेस के लिए अपनी टीम्स खड़ी की हुई है, हैंड सैनिटाइज करें, मास्क पहने, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कब्रिस्तान में किस तरह से वो अपने SOPs फॉलो करा रहे हैं, आप इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं आपको बात को कब्रिस्तान से हटकर भी थोड़ी 1 मिनट की गुफ्तगू कर लेता हूँ। SOPs की जहाँ तक बातचीत आ रही है, तो पहला सवाल तो जो आम आवाम करती है और जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये कोरोना के रात को 8 बजे के बाद ही आता है क्या? बिल्कुल, मेरा मतलब भी यही सवाल होता है मतलब अक्सर। नहीं आता कोरोना क्या? बिल्कुल। मतलब एक चीज ये कोई सेंस नहीं बनता ना। अब आप SOPs की बात कर रहे हैं, मैंने माजरत के साथ आप बता रहे हैं, शायद आपने कहीं देखा होगा, मैंने कोई ऐसी टीम नहीं देखी को मतलब कोई हैंड सैनिटाइजर कर रहे हो। हाँ, मैंने वो देखी है, टीमें रोड पे जरूर देखी देखी है है कि जो मैंने। रेस्टोरेंट में छापे मार के पैसे लेके जाते हैं, या खाने की शॉप पे लेकर जाते हैं, या अपने घर वालों के लिए या सांप के लिए, वो सांप पीछे होते हैं, वो आते नहीं होंगे, तो मसला होता होगा। मुझे लगता है हमारी जो डिपार्टमेंट है उनसे बहुत ज्यादा गुस्से में आपने मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा आप करप्शन देखें ना, देखी है। हम किसको अपना गम अपना बताएं, हम अपना दर्द बताएं कौन? हमारा तो डॉक्टर ही नहीं है,
सही बात है। ये एक, अब डॉक्टर के पास भी आप, यहाँ तो हेल्थ का भी बुरा हाल है, गवर्नमेंट की दवाएं बिक जाती हैं। मतलब अब कोई कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ ईमान, आप देखें जब माफिया ने मज़ारात को ना बख्शा, कब्रिस्तान को ना बख्शा, ये फिर दूसरी जगह से इनकी क्या तवक्कात करेंगे हम? क्योंकि मस्जिदों का भी यही हाल है। मस्जिदों को ये हाल है, पैसे खा जाते हैं। अब आप देखें कब्रिस्तान में, आप ये जो बात करें मंशियात के अलावा, कब्रों से मुर्दे निकाल लेते हैं। आप देखें, आपने देखा मीडिया पर कि कब्रिस्तान में से मुर्दे निकाल के जियादती के केस सामने आ बिल्कुल, जाते हैं। ये मैं इसी को ये मैं देखिए, बात को आपकी मैं अभी ये कहने वाली थी मर कि गई इस है तरह की कितने इंसानियत। केसेस आए कि उन्होंने कब्रों से मुर्दे निकाल के उनसे ज्यादती की। मतलब वाकई वो कोई इंसान तो नहीं है, वो तो दरिंदों हैवान से है। भी बदतर है, बिल्कुल। हैवान भी नहीं है। मैं बोला हैवान से भी बढ़कर कोई इनको अगर नाम दिया जाए ना, शायद वो भी हम काबिल कबूल उनको नहीं कहेंगे। इनके लिए तो इतना, और होती क्या, सजा क्या होती है? क्या सजा होती है? सवाल है, क्वेश्चन आखिरत मार्क में है। उनकी सजा होगी, दुनिया में तो उनको देखिए, सजा मिल ही आखिरत रही में है। तो ये आखिरत निजाम संभालने वाले आपने भी देखा आएंगे। होगा वो जो एक केस रिपोर्ट हुआ था, उसके बकायदा वो एक जिन खातून के साथ किया था, उनका वो आदमी का अपने अल्फाज थे। आपने भी वो स्टोरी पढ़ी होगी, आपने देखी होगी कि जब ये वाकया मेरे साथ हुआ तो उस दिन के बाद से मैंने अल्लाह से तौबा कर ली थी कि मैं जिस नियत से मैं वो उस कब्र में मैं गया था और उसमें जो एक शुआएं निकली थी, एक रोशनी निकली थी, उसके बाद से मैंने अल्लाह से तौबा की और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया था। तो वहाँ पे जो वहाँ के गोरखन वगैरह और वहाँ के जो अहले मोहल्ला थे, उन्होंने देखा कि ये क्या तमाशा चल रहा है, तो पुलिस वगैरह को उन्होंने बुलाया, फिर उसको वहाँ पे अरेस्ट करवाया। तो इस तरह से मीडिया पे हाईलाइट हुआ था ये केस। देखें, ये इनको कब्रों का खौफ नहीं है, दुनिया से जाने का लगता है इनको खौफ है ही नहीं। लोग मरते हैं, ये कौन से कब्रिस्तानों में जाते हैं? ये इनको कब्रिस्तानों का पता भी नहीं होगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, हम आम आवाम है, ये तो निकलते हैं प्रोटोकॉल के साथ है ना, ट्रैफिक बंद कर देते हैं, 36 मोबाइलें होती हैं, 25 प्रोटोकॉल चल रहा होता है, गाड़ियाँ होती हैं इनकी, पता नहीं कौन सी गाड़ी में बैठते हैं, क्या करते हैं। इनको डर होता है, इनको अपनी मौत से डर लगता है। लेकिन कि खौफदारी है। अहमद साहब मुझे ये बताएं, कब्रिस्तान में भी सिक्योरिटी वगैरह होनी चाहिए। लोगों के वहाँ पे अपने रिश्तेदार दफन है, वहाँ पे उनके मुर्दे दफन है, किसी किस्म की कोई वहाँ पे कोई देखभाल नहीं है। वहाँ पे इस तरह की केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, एक वहाँ पे माफिया पूरा बना हुआ है। कब तक इस तरह से ये सब कुछ चलता रहेगा? मतलब औरतें जो है वो मरकर भी सिक्योर नहीं है। एक ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि दुनिया में तो है ही नहीं, मरने के बाद भी क्या अपने अपने लवाहिकीन के साथ दफन हो, वो किस तरह से जो है वो अपने अपनी इज्जतों को महफूज रखें। देखिए, वो एक कहावत मशहूर है ना, हम कहते हैं कि कब्र का हाल मुर्दा जाने जानता है। है बिल्कुल, ना। वो उसके साथ अंदर क्या हो रहा है और क्या हो रहा है वो उसको पता चल रहा है। आप तो मुर्दे की बात कर रहे हैं ना, यहाँ जो जिंदा है उसको तो पहले देख लो, उसको तो बचा लो। यही तो मेरा कब्रिस्तान सवाल जाते है, हैं, लुट जाते हैं, मेरा मोबाइल यही फोन तो लुट जाते मेरा हैं। यही तो सवाल है कि दुनिया में तो औरतों की इज्जत महफूज नहीं है कि मरने के बाद अपने महरम के साथ दफन हो, आप मुझे कि कोई महरम उसके कब्रिस्तान साथ वहाँ पे बता दफन किया जाए उसको, कि वो उसकी रखवाली करे। क्योंकि कब्रिस्तान में तो मतलब कोई भी बंदा सोच नहीं सकता कि इस तरह के केसेस हो, मतलब किए जा सकते हैं। उसके महरम की बावजूद कब्र बावजूद महफूज नहीं है, नहीं है। महरम की खुद की कब्र महफूज नहीं है। ये लोग कब्रें मार्क करते हैं, अच्छा, उसको चेक करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कराची में ये रिवाज है कि जब मुहर्रम आता है तो हम उस दिन ख़ास तौर पर कब्रों पे जाते हैं, उससे जी, पहले जी, उनको जी। बनाते हैं, रबीउल अव्वल, जो भी मुहर्रम जो होता है बड़े वो दिन करते हैं। ये हमारे जो मुहर्रम आते का हैं एक उसमें। ख़ास वो है, नहीं सॉरी, ये मुहर्रम जो है ये पंजाब के अंदर है। पंजाब शब में रात जी, कहते शब हैं, रात हाँ, वाले जी, दिन जी, जो है कराची के अंदर हम लोगों का ये सिस्टम है कि शब रात को हम especially उस कराची में दिन, जी। अब वो जो आदमी साल भर अपने किसी अजीज़ प्यारे वालदैन या जो भी अजीज़ व क़ारिब है उनके नहीं गया, तो वो ख़ास तौर पर शब रात वाले दिन जाते हैं। और उस कब्र की जो पता लगता है कि इसके लवाहिकीन आए हैं, अगर उसके ऊपर ज़्यादा फूल डले हुए हैं, पानी डाला हुआ है और कुछ और उसकी थोड़ी सफाई सुथराई हुई है, तो आप समझ लें इसके लवाहिकीन आए। और अगर छोटे मोटे फूल वूल गिरे हैं तो इसका मतलब है साथ वाले जो और कब्रों पे डाल देते हैं ये वो भी वो हैं। साथ में डाल देते हैं। तो ये उन कब्रों को मार्क करते रहते हैं। जो कब्रिस्तान के जो गोरकन होते हैं वो देखते रहते हैं कि ये पिछले साल भी कोई भी नहीं आया था, इस साल भी कोई भी नहीं आया, बीच में भी कोई भी नहीं आया, लावारिस है। लावारिस कब्र है। तो ये कब्र हो जाती है मार्क। उसके बाद वो कब्र जो है उसके ऊपर दूसरी बना दी जाती है, और क्योंकि वो अच्छे खासे पैसों से बिकती है, अच्छे खासे पैसों से एक कब्र बिकती है, तो वो अच्छा, कब्रें भी बुकिंग में होती हैं। जी कब्र आप पहले से बुक करा लो,
यहाँ जैसे तो शादी हॉल की बुकिंग होती है उस तरह से अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। मतलब पाकिस्तान में हमारी ये इस्लामिक कंट्री है, उसमें क्या निज़ाम चल रहा है, क्या मतलब ये क़यामतों की निशानियों में से, क़यामत की निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि मुर्दे भी महफूज नहीं होंगे कब्रिस्तान में, जो है इस तरह के मतलब माफिया वाक़यात जो है पेश आ सरगर्म हो जाएंगे। एक अजीब सर कोर्ट की मैं बात करूंगी, जिस तरह से आप देखते हैं कि अगर कोई बंदे का केस है वहाँ पे, उसने जो है अपने बायोमेट्रिक करवाना है या फिर अपने उसकी जो पेशी के दौरान जो है पहली सीढ़ी से चढ़ने से लेके आखिरी तक जो है वो पैसे क्यों देने का ऐसा मजबूरी बनती है। माजरत मैं आपके पास सवाल में एक इजाफा कर रहा हूँ, आखिरी सीढ़ी होती ही नहीं है, आखिरी सीढ़ी उस बंदे की कब्र होती है। मैंने आखिरी सीढ़ी अभी तक देखी नहीं है। वो बंदा, मैंने केस ऐसे देखे हुए जो 80 से चलता हुआ केस होगा, 20 हो गया, मेरे ख्याल में फैसला नहीं आता होगा। तारीख पे तारीख हमने फिल्मों में देखा ना, मशहूर है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये इधर तारीख पे तारीख ही होती है। अच्छा, मतलब नहीं मिलता इंसाफ, धक्के खा रहे होते हैं लोग। कोर्ट में भी यही माफिया है, वहां पे भी देखिए, पैसे देते रहो, लोग आपका हैं ना, काम होता रहेगा। तो नहीं, किस वहाँ देखिए, कोर्ट की कोई कुछ अपने चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बदनाम हो जाती हैं, होता हर जगह ये। जो इस वक्त हमारे अहम मिनिस्टर हैं, शेख रशीद साहब, बड़े अहम मिनिस्ट्री है उनके पास, वज़ीर दाखिला हैं। वो जब वज़ीर रेलवे थे तो इसी गवर्नमेंट के अंदर उनका कहना ये है कि अगर हमारे मुल्क से करप्शन ख़त्म हो जाए तो हमारा मुल्क कोलैप्स हो जाए। अच्छा, जी, हमारा पूरा ढांचा बैठ जाए। ये वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, किसी और की नहीं बता रहा मैं आपको। अच्छा, ठीक है जी, वज़ीर दाखिला बने उस वक्त, ये इससे पहले वो थे। तो इनका कहना ये है, और ख़ुद करप्शन इनके सामने ये है कि अभी इनको कोरोना हो गया था, अभी आप कोरोना की बात करें ना, कोरोना हो गया, ये गए CMH रावलपिंडी के अंदर, बकौल इनके कि मैं गया, या जिस हॉस्पिटल में भी बाहर में ये गए, जी जी जी, जहाँ ये इलाज करा रहे थे। इनका कहना ये है कि मुझे जो है वो जो मुझे इंजेक्शन लगने थे वो इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। अब फेडरल मिनिस्टर और इतने बातें करने वाला मिनिस्टर अगर कहीं जाएगा तो कुछ कितना उसका प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और उनका कहना ये है कि मुझे इंजेक्शन नहीं मिले, तो जनरल अफजल साहब जो हैं, जो नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी के जो हमारे चीफ हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे 2 इंजेक्शन भिजवाए हॉस्पिटल अच्छा, कि जी ये इनको लगा दे। तो आम आदमी जो है उस बेचारे को क्या मिलता होगा जब फेडरल मिनिस्टर जो इतना बकौल इनके कि हमारा बड़ा दबंग है, वो पता नहीं किस लिहाज से दबंग है, बातें ज़्यादा करते हैं, पर्सनालिटी तो दबंग है, ये जी, बात तो मैं मानती हूँ। नहीं, पर्सनालिटी की बात नहीं है, अवाम को मैं क्या काम मिला, के हवाले से कुछ नहीं कह सकती, पर्सनालिटी के हवाले से वो बाहर दबंग है। जो भी है। अब अगर अवाम को फायदा नहीं है वो पर्सनालिटी भी बेकार है। अब उनका कहना ये कि सिर्फ मुझे 2 हुए, तो इसका मतलब है कि कितनी करप्शन हुई होगी कोरोना के ऊपर। फिर जब हमारे वो जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए तो उनसे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपके पास क्या फिगर हैं कि एक पेशेंट पे कितने पैसे खर्च हुए। तो उन्होंने बताया जी एक पेशेंट पे 25 लाख रुपए। अब ये कितना बड़ा ताजाद है, एक पेशेंट पे 25 लाख रुपए, किस चीज के 25 लाख रुपए खर्च यही हुए उन्होंने पूछा। तो बकौल उनके कि जी 9 लाख रुपए की तो जो उसका बेड है वो था। अब आप बताएं कि 9 लाख रुपए का बेड कौन सा बेड था। फिर उन्होंने जो वहाँ पर अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसके अंदर जो कंपनीज के नाम थे जिनसे आपने परचेजिंग की, ज़्यादातर चाइना की थी। अब वो चाइना की एक कंपनी है, मुख्तलिफ कंपनीज, अगर कोई चाइना की कंपनी पे नाम लिखा हुआ है तिंग श्याओपिंग, ची पिंग, ठीक है ना, जो इस भी किस्म के नाम है तो आप यकीन कर लेंगे। अब वहाँ एक कंपनी का जनाब वो, अब ज़ाहिर बात है करोड़ों रुपए और अरबों रुपए का होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है अब्दुल हकीम। बोला अब्दुल हकीम कहाँ से आ गया? चीफ जस्टिस साहब ने बोला चाइना के अंदर, चाइना में अब्दुल हकीम कहाँ से आया? तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। ओके, ये सिटिंग जो हमारे नेशनल डिजास्टर, मतलब इनको झूठ भी बोलना नहीं आता, झूठ भी बोलते हैं, कवर भी नहीं कर सकते ना। हाँ, अब वो कितनी बड़ी बात है कि जो आप और मैं जो बीमार हुए वो 25 लाख रुपए एक आदमी का बता रहे हैं, और फेडरल मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे पास इंजेक्शन नहीं था। तो आम आदमी का क्या हशर हुआ होगा? जब भी तो आम आदमी जो है ये वो करप्शन कौन पकड़ेगा? अब आप देखें ना, मैं जब जूनियर वकील था, तो जब जूनियर वकील होता है बड़ा दूसरी किस्म की होती है कि बड़ी एक जज्बा होता है। सही बात तो उस ज़माने में सिटी कोर्ट के अंदर डीसी साहब भी यहीं बैठते थे, एसडीएम्स भी बैठते थे, एसीएम्स भी बैठते थे। तो एक बंदा बाहर खड़ा होता था, वो जैसे भी आप आए आपसे बोला क्या है, चलान है, लाए मुझे दें।
अब उसने आपसे 200 रुपये लिए, अच्छा वैसे ही 200 रुपये खर्च हो जाते हैं, वो बेचारा उसमें से जाके वहाँ जो देता था कोई 20-25 रुपये अपने लिए रख लेता था। सही। और वो डीसी के अमले का मुलाजिम था वहीं डीसी साहब का। मैंने उसको यहाँ से पकड़ा, उसको मैं घसीटता हुआ लेके आया बारूम पे, और मैंने बोला जी ये यहाँ पर बड़ी करप्शन कर रहा है, रोज़ाना यहाँ खड़ा होता है, ये होता है। खैर उस बेचारे के साथ कुछ छोटा मोटा हमने सलूक किया। मुझे एक वकील साहब, उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप इसको पकड़ के लेके आ गए, लेकिन वो जो डीसी ऑफिस वहाँ पर है जिसका ये चपड़ासी है, वहाँ जो करप्शन हो रही है, तो वो कितनी, ये तो बेचारा 20-25 रुपए चाय के पैसे ले लेता है बस। चाय के पैसे ले लेता है। तो आपको ये करप्शन तो नजर आई रिजवान लेकिन साहब, उनकी लेकिन corruption वो जो जो वो डीसी करवा रहे ऑफिस में हैं करप्शन हो रही है वो जिसका वो भी साथ ही है, वो आपको करप्शन नजर नहीं आई। बिल्कुल। ये हर तरह का माफिया बैठा है। अब हम मज़ार पे आप जाएं, एक मैं बात दोबारा मज़ार पे लाता हूँ। अब देखें, अच्छा एक बात और मज़ीद, एक अभी मजहबी हल्के में बहुत ज़्यादा ये बात फैली हुई है, और हम चाहते हैं कि हम आपके चैनल से इस आवाज़ को बुलंद करें कि जहाँ SOPs की बातचीत की जा रही है, कोरोना वायरस जो ये अब हम देख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की आगाही मुहिम वो सिर्फ इश्तिहारी चलती है और वो एक बयान चल जाता है, क्योंकि मीडिया पे चलाना तो आसान होता है ना मिनिस्टरों के लिए, तो बोल देना या SMS कर देना और टिकर पर चलना स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो सिर्फ टिकर की हद तक होता है। और आपने आज तक देखा इंक्वायरी रिपोर्टें कितनी तश्कील दे दी गई हैं, कमीशन बन गया है, वो कमीशन ही होता है, वो कमीशन लेके साइड पे हो जाता है अपना, वो सब देखें खुली बात है। ये कोई ऐसा निज़ाम नहीं है यहाँ पे किसी के साथ, ये इंसाफ शायद मेरे को नज़र नहीं आता किसी के साथ हो रहा हो यहाँ पर। अब देखें कोरोना वायरस 8 बजे के बाद आता है, सुबह तक रहता है, ठीक है, इसके बाद नहीं आता, ठीक है। कोरोना वायरस कोर्ट के अंदर नहीं आता, इसको पता है कि भाई इधर भी आऊंगा तो धक्के ही खाने, जलसों में नहीं तारीख ही आता, मिल जाएगी, जलसों में भी नहीं आता, जलसों में नहीं आता। अच्छा सियासी जमात के जलसे हैं, नहीं आना कोरोना, SOPs पे अमल करें, क्या SOP में सिर्फ मास्क लगा लेते हैं, अच्छा वो सोशल डिस्टेंस कहाँ है, इधर है, और ऐसी जगहों पर है जहाँ कोई भाई देखने के लिए आएंगे, मिनिस्टर साहब आ जाएंगे, वरना सील हो जाएगा। रेस्टोरेंट में आप जाएं, आज भी आप कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ रेस्टोरेंट रात को बंद होते हो और पब्लिक नहीं होती हो, पब्लिक बैठी है, सिर्फ मज़ारत की बंदिश क्यों SOPs पर? आपके रेस्टोरेंट खुले में, शॉपिंग मॉल्स खुले में, बाजार खुले में, हर किस्म की मार्केट खुली हुई है, हर किस्म का इदारा खुला हुआ है, जलसे हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, जा रहे हैं, सिर्फ मज़ारात पे बंदिश, सिर्फ मज़ारात पे SOPs, जहाँ आप मैंने कि लोगों की अकीदत से खेल लो। पता है आपको जब अहमद साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह से मज़ार की बात कर लें या फिर इससे पहले जो कोरोना में मस्जिदें बंद कर दी गई थी, कितना अजीब सा लग रहा था कि पाकिस्तान में मस्जिद इबादत गाहें बंद कर दी पूरी कोरोना की वजह से। ये बहुत जो है अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी रखेंगे, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इसी सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने जैसे ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कब्रिस्तान के हवाले से मैं बात करूँगी चार्ज पार्किंग के हवाले से, क्योंकि ये कराची शहर का एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमारी आवाम जो है वो जहनी तौर पे स्टक हो गई है, वो परेशान हो गई है। मतलब अगर हमें कभी टाइम पे पहुंचना हो, हम कभी नहीं पहुंच सकते, मुझ समेत, क्योंकि मैं भी अक्सर जो है लेट हो जाती हूँ ट्रैफिक जैम होने की वजह से। तो ये जो है क्यों ट्रैफिक जैम होते हैं, इसके पीछे कौन कौन से माफियाज हैं, हम बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ जैसे मैंने जिक्र किया अहमद साहब, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रिजवान साहब। मैं उनसे पूछूंगी क्योंकि चार्ज पार्किंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा माफिया है, उसकी वजह से जैम होता है, या कराची में ऐसे कौन से माफियाज हैं जो ट्रैफिक को जैम कराने में जिनके इसके पीछे उनका हाथ है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये चार्ज पार्किंग के हवाले से हमने हालिया हाई कोर्ट में CPB फाइल की, पिटीशन फाइल की हमने कि चार्ज पार्किंग माफिया के खिलाफ कि ये किस तरह काबिज होते हैं और किस तरह आवाम को लूटते हैं, और ये पार्किंग जो जिस तरह की जाती है, जिस तरीक़ेकार से की जाती है, उससे ट्रैफिक का दबाव कितना बढ़ता है और कितना लाखों रुपए का ईंधन बर्बाद होता है पब्लिक का। अब देखें, चार्ज पार्किंग में आप बाइक लगाएं तो कानूनी फ़ीस जो है वो शायद आवाम को पता भी नहीं होगी। KMC की कानूनी फ़ीस मोटरसाइकिल की 5 रुपये मुख्तस की गई है।
ये लेटर है ऑफिशियल हमारे पास मौजूद, ऑफिशियल लेटर है, ठीक है। 5 रुपये मोटरसाइकिल की पार्किंग, केएमसी की गाड़ी लगानी है 20 रुपये पार्किंग है केएमसी की। डीएमसी की तरफ आए, चाहे वो साउथ हो, ईस्ट हो, सेंट्रल हो, कोई भी डीएमसी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल, उसमें आप मोटरसाइकिल लगाएंगे तो 10 रुपये आपकी फ़ीस होगी मोटरसाइकिल की, गाड़ी की फ़ीस होगी 20 रुपये। ये ऑफिशियल चार्ज है, इसके अलावा अदरवाइज कोई चार्ज नहीं किए जाते। इसमें भी एक तरीका है कि अगर आपने 5 मिनट के लिए बाइक लगानी है तो आप पर पैसे लागू नहीं होंगे। देखिए हमारे यहाँ के जो चार्ज पार्किंग वाले वो तो कहीं छोड़ते ही नहीं, आपके पीछे पीछे भाग कर आएंगे कि आपने पैसे देने हैं। ये पीछे अगर आप जा ही भागेंगे, नहीं आप सकते कम बता रही हैं, आप कम बता रही हैं बात। आप पैसे नहीं दें, आपकी धुलाई हो जाएगी, वो पिटाई कर देंगे। अच्छा, इतना बड़ा माफिया है ये पुलिस की भी हाथ नहीं आती है। आप चार्ज पार्किंग में बाइक लगाएं या गाड़ी लगाएं, अमूमी तौर पे तो अवाम हमारी बाइकों पे ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि जो शहर का जो निज़ाम बद से बदतर है, शहर का ट्रैफिक का निज़ाम धर्म यही तो भरम मैं है। बोल रही हूँ कि इसके पीछे इनका हाथ है, क्योंकि जो है जब बंदा ट्रैफिक में फंसा हुआ होगा, स्टक होगा, तो जाहिर सी बात है गाड़ी खड़े खड़े उसका पेट्रोल वेस्ट होगा। तो इस पे हमारे पेट्रोल पंप्स को फ़ायदा है, इससे हमारी चार्ज पार्किंग वालों को फ़ायदा है कि लोग पार्किंग में लगा के चलो हम कहीं शॉपिंग मॉल चले जाए। ये क्या, ये एक बहुत बड़ा इन्होंने जो है माफिया बना के रखा हुआ है। असल आज में हम माफिया से बात कर रहे हैं। ये माफिया जो है ना, माफिया ये माफिया से माफिया निकलता है, ये चेन बनती है। ये मतलब ये नहीं कि स्टेप है, ये सीढ़ी है कि आप उतरेंगे तो नीचे दूसरा माफिया खड़ा है, तीसरा खड़ा हुआ है। आप जहाँ गाड़ी आप सड़क पे लेके निकलेंगे, सबसे पहले तो हमारी आवाम को पुलिस से इतना खौफ होता है, यार ये सार्जन खड़ा हुआ रोक लेगा, चालान कर देगा। डकैत से जितना नहीं डरते, उससे ज्यादा पुलिस से डरते हैं। क्यों? पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट है। क्यों करप्ट है भाई? आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, नहीं देते। 20 सड़क से 20 ट्रैफिक से आपका मोबाइल फोन स्नैच हो जाता है। मुझसे 20 सड़क में स्नैच किया गया है। सदर में कितना ट्रैफिक वाली जगह है, बाइक पर आए, गन दिखाई, रखी, सदर लेके में चले आपने गए। जिक्र किया, सदर में भी बहुत सारी पार्किंग्स बनी हुई है लीगल पार्किंग से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जारी हुए थे, आपको पता है रिजवान साहब, आपसे मैं मुखातिब हूँ, तो उसके ऊपर क्यों इम्प्लीमेंटेशन की नहीं की जा रही है, क्यों इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है अभी तक? देखें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए जो इलीगल चीज़ें थी वो ख़त्म की, पुलिस की चौकियाँ ख़त्म की, रेंजर्स की चौकियाँ की, ट्रैफिक की रवानी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो 4 पार्किंग है, जिससे केएमसी डीएमसी को, जैसे इन्होंने बताया, फ़ायदा होता है। जो हमने पिटीशन दाखिल की है ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से, वो यही है कि जी जो प्रिस्क्राइब जगहें जो ख़ास है वहाँ पर हो। ये दरअसल कुछ बहुत ज़्यादा जो है 4 पार्किंग है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो खुद साख्ता बने हुए हैं। वो वहाँ के जो लैंड ग्रैबर्स हैं, उन्होंने वो खुद बनाई हुई हैं, वो अपनी पार्किंग करवाते हैं वहाँ पर, पुलिस के सरपरस्ती, पुलिस की सरपरस्ती के अंदर, ठीक है जी। अगर आपने वैसे उधर पार्क कर दी, उनको पैसे नहीं दिए, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी आपकी पुलिस उठा के ले जाएगी, बाकी सब गाड़ियाँ वहीं खड़ी होंगी, ऐसे ही है बिल्कुल। आप बाकी खड़ी होंगी, आपकी गाड़ी गायब होगी, या आपकी गाड़ी के ऊपर कोई ऐसे डेंट या ऐसे स्क्रैच पड़े हुए होंगे, ताकि आइंदा आप ये या टायर से हवा निकाल दी जाएगी। टायर से हवा निकाल दिए, ताकि मतलब आप आपको तंग mentally होंगे, torture किया मेंटली जाएगा। टॉर्चर किया गया, आपको फिजिकली टॉर्चर भी आप हुए, उसके अंदर ज़ाहिर बात है जिसका वो हो। जाहिर है। तो वो उन्होंने जगह जगह पुलिस की मदद से, ट्रैफिक पुलिस की मदद से, इलाका पुलिस की मदद से, वो वहाँ पर जो है वो इलीगल चार्ज पार्किंग हुई है। अब वो इलीगल चार्ज पार्किंग के अंदर यही है कि वो गवर्नमेंट के ख़जाने में तो पैसे नहीं जाते हैंगे, लेकिन जो आम जो माफिया है उसकी जेब में वो पैसे जाते हैंगे। अब वो जब आम माफिया है तो उनको जो भी जगह सूटेबल दिखती है वो रोकने वाला है नहीं, क्योंकि पुलिस की सरपरस्ती है, लिहाजा वो वहाँ पर इतनी। अब एक छोटी सी एक मिसाल है, अब मैं हाई कोर्ट की बात, हाई कोर्ट से आप बाहर निकलें शाम में कभी, और सिर्फ आप एम्प्रेस मार्केट तक आएँ, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कितनी देर में आते हैं। और अगर वहाँ से आप हाई कोर्ट की तरफ जाएँ, पासपोर्ट ऑफिस की तरफ, क्योंकि मेरा ऑफिस है पासपोर्ट ऑफिस के साथ ही अलामीरा में, तो रोज़ाना मैं ये चीज़ फेस करता हूँ कि मैं जब अपने घर से जाता हूँ अपने ऑफिस शाम को और वापसी होती है, तो उसकी वजह है कि यहाँ भी पार्किंग की हुई है, यहाँ भी पार्किंग की हुई है, और वो सारी इलीगल है। बिल्कुल। 4-5 मिनट में आपको मजीद चीज़ें आप इजाफा मैं कर देता हूँ जो तरीक़ेकार होता है माफिया का। देखिए, सबसे पहले तो ये ट्रैफिक पुलिस पे बात करते हैं हम। जो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है, लाखों रुपए का दिन बर्बाद पब्लिक को हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं, पूछने वाला नहीं है कोई। अब देखें कि जब ट्रैफिक जाम होता है, जब पब्लिक ट्रैफिक में फंसी हुई है, उस वक्त ट्रैफिक की रवानी कराने के लिए, ट्रैफिक को चलाने के लिए वहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकार कितने मौजूद होंगे? 1 होगा या 2 होंगे?
अव्वल तो अक्सर होते ही नहीं है। नहीं है, होते ही नहीं है, अक्सर नहीं तो होते ही होते नहीं हैं, है जी। होते हैं। नहीं, कहाँ मैंने होते नहीं हैं? देखा। नहीं, आप मैं आपको गुलशन से सफूरा तक चले जाए, वहां पर आपको नहीं नहीं, कोई ये आप रास्ते गलत में बात कर रहे हैं। मैं आपको असल हकीकत बताता असल हूँ। हकीकत मैं आपसे असल सुनना हकीकत। चाहूंगी, बिल्कुल। देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले, ये ज्यादती होगी कि वो नहीं होते, ये अच्छा। बात ज्यादती है। मैं वो समझ होते हैं, वो होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं? कोने खाचे में खड़े होते हैं, वो दिहाड़ी अपनी पेदागिरी कर रहे होते हैं। ये बात अलग है, ठीक है। ये बात और आपका एक बात आप काम- खास नोट करें कि पुलिस अगर रोड पे खड़ी होगी ना तो सिग्नल के पार खड़ी होगी। अगर सिग्नल से पहले हो तो ट्रैफिक सही होगी। सिग्नल पार इसलिए होते हैं कि जो भी गाड़ी कोई ऐसी निकली, उन्होंने एक आग को रोक लिया, दबोच लिया और चला। अपना मसला गली हल के कर कोने लिया। आप पे गौर करें, हर इस जगह तरह पूरे जो शहर है के अंदर मोड़ गौर पे करें खड़े हुए होंगे, जी। राउंड अबाउट के वो ऐसी पास जगह पे कहीं। कि जहाँ से कोई भी अब बंदा हो तो हम यकीन उसको करें, पकड़ें। इतनी मोटरसाइकिल पे जो हमला होता है, ये पैसे वाले लोग नहीं होते हैं, ये गरीब तबका होता है। बिल्कुल ऐसी और है। ये मोटरसाइकिल पे जाते हैं इसलिए कि हमारी पेट्रोल की बचत हो। दिहाड़ी पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, सामान लेकर जाते हैं, कंफेक्शनरी का काम करते हैं, चीजें बिस्किट टॉफियां, ये बोले यार ये इनको भी नहीं बचते। बिल्कुल ऐसी आप यकीन करें, चालान हो नहीं हो साइड पेंगे, अच्छा भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप लिस्ट तो इतनी बड़ी बनाते हैं, कोई बंदा क्रिमिनल है, अबे तप्पड़ है, हिम्मत है, बंदा पकड़ो ना क्रिमिनल, कोई असले के साथ पकड़ो बीच ट्रैफिक में जो लूटमार कर रहा है। नहीं है, कोई पुलिस नजर नहीं आएगी आपको। ये थानों में रेती बजरी उतरेगी, पुलिस आ जाएगी। इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, पुलिस आ जाएगी। पानी की लाइन डल रही है, पुलिस आ जाएगी। सब चीजों में पुलिस आ जाती है, सायरन बजाते हुए। अच्छा, माफिया को जब हाई अलर्ट करना होता है कि भाई डकैत तो नहीं है यहाँ पर, हो तो नहीं, लूट मार तो नहीं कर रहे, तो फौरन सायरन बजाते हुए आएंगे कि भाई हम लोग आ रहे हैं, आगा ही देंगे, क्या मारे। चार्ज पार्किंग का निजाम इतना धर्म भरम हुआ हुआ है। आप यकीन करें, इन माफिया ने अस्पतालों को भी ना बख्शा। आप सिविल अस्पताल में आप जाए, लाख इमरजेंसी आपकी हो, आप बाइक आप ऐसे रख के बता दो, आपकी बाइक अगर वहां पे मौजूद हो ना, हॉस्पिटल्स में बाइक चोरी हो रही है, वहां पे चोरी हो सिविल रही है। हॉस्पिटल अभी में हमें सिविल काफी तरह की हमने एफआईआर लॉन्च कराई कंप्लेंट्स मौसूल है। हुई मैंने रिसाला थाने ईदगाह हदूद पड़ती है सिविल अस्पताल, मैंने 8 एफआईआर लॉन्च कराई है चार्ज पार्किंग माफिया के खिलाफ, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जाते 5,000 रुपए में जमान लेकर आ जाते हैं, फिर वही करते हैं। और आप देखें टाइमिंग क्या है चार्ज पार्किंग की गवर्नमेंट की, कि सुबह 8 से या रात के 8 बजे तक या सुबह 10 से रात के 10 बजे तक आप सिविल अस्पताल चले जाए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आज रात 2 बजे भी जाए, आज रात 2 बजे भी आपको चार्ज पार्किंग मिलेगी। ये कौन लोग हैं? ये पुलिस करा रही है, हमने वो ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं की। है। अनऑफिशियल देखिए, उन्होंने पार्किंग्स हॉस्पिटल बनाई में हुई हैं। चार्ज पार्किंग का क्या काम है? आप इमरजेंसी में किसी भी बिल्कुल सही अजीज बात है, के- बंदे तो को आप याद उस ही नहीं चार्ज रहता पार्किंग कि वालों को पैसे चार्ज देते पार्किंग रहेंगे? दे या कुछ वो नहीं इमरजेंसी है, में वो अंदर भाग बिल्कुल लो। नहीं है। करें, इतना निजाम है। आप सिविल हॉस्पिटल में अपना पर्सनल बात करता हूँ ना, मैं किसी मरीज को लेकर गया हूँ, बाइक खड़ी, अच्छा मरीज को लेके जाते बंदा को चार्ज पार्किंग में पैसे देने के लिए लगेगा। अबे भाई वो बंदा मर रहा है, पता नहीं इसको क्या इमरजेंसी है, फौरन ट्रीटमेंट करानी है, अंदर भागना है, वो उनको पहले पैसे दो, नहीं भाई ये करो, मना नहीं करने देंगे। अब वो इतना टॉर्चर करते हैं, और ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व है। ईदगाह थाना ये पड़ता है, थाना पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, 1000 मरतबा कंप्लेंट की, नहीं सुनते, ढीठ है, उठाएंगे बंदा उठाएंगे। FIRs कटवाई हैं हमने, FIR से हमारे एफआईआर हमने कटाई है, एफआईआर मौजूद है। अब ये देखें, हाँ, अगर इनकी मिली भगत नहीं है ना, तो ये देखें इससे साबित इस तरह मिली भगत होती है। हम जब कंप्लेंट करते हैं, बंदा गिरफ्तार कराते हैं, बंदा वहां पे पहुंचता है थाने में गिरफ्तार होकर, उस दौरान जो चार्ज पार्किंग का कॉन्ट्रैक्टर है उससे राब्ता हो जाता है पुलिस का कि भाई बंदा तुम्हारा उठाया और ये कंप्लेंट ये आ गया, फलाना ढिमाका, तुम लोग पहुंच जाओ। वो आपको सिर्फ 2 घंटे तक तो थाने में बिठा के रखेंगे। साहब नहीं आए एफआईआर वाले, वो नहीं है, रोजनामचा नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है, वो चौरंगियां घुमाएंगे आपको, आप बेजार हो जाओगे। भाई मैं अगर बस जल्दी करता हूं। एफआईआर करवानी हो तो इतने पैसे दे दे, आपका काम फौरन हो जाएगा। अब ये बगैर भी पैसे एक तो है ही नहीं, है। माफिया जो काम नहीं सब्जी और करती। फ्रूट आपको महंगा मिलता है, मिलता है ना? बिल्कुल मिलता है। उसमें भी ये आज के चार्ज दौर में तो पार्किंग बहुत ही ज्यादा महंगा चल रहा चार्ज है। पार्किंग उसके अंदर भी है, क्योंकि ये ठेले पार्क करवाते हैं रोड्स के ऊपर, और उनसे इनके पैसे बंधे हुए होते हैं। बिल्कुल तो जो ठेले वाला पुलिस को पैसे देगा वो किससे वसूल करेगा? आपसे और बिल्कुल मुझसे हम करेगा। सही करेंगे, आप सही बात देखें, है। अभी जो साउथ के अंदर जो चार्ज पार्किंग है, वैसे लीगल चार्ज पार्किंग 33 थी, लीगल 33 डिस्ट्रिक्ट साउथ, वो डिस्ट्रिक्ट साउथ को छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इलाका है। 33 पार्किंग शो करते हैं कि लीगल है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 200 से ज्यादा चार्ज पार्किंग है। अब गलियों में पार्किंग का काम क्या है? गलियों में पार्किंग का काम ही नहीं है। और यकीन करें, आप देखें कोई पैसे, अच्छा ये निशानियां भी है, मैं आपको एक नई चीज भी बताता हूँ। चार्ज पार्किंग वालों की निशानियां है, पुलिस वाले किस तरह पहचानते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे हाई कोर्ट के अतराफ में या आप दूसरे इदारों के जो दफातर हैं या इधर आप चले जाएं जहाँ आवाम भी ज़्यादा होती है, पब्लिक प्लेस भी है, अगर आपकी बाइक के ऊपर या तो लाल कलर की टेप लगी हुई हो या ब्लैक कलर की टेप लगी हुई हो, हर इलाके की कलर है
टेप का। अच्छा, वो जब जी आप, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ ना, आप जाए हाई कोर्ट के पास, आपकी लाल कलर के टेप जब चढ़ा हुआ होगा ना आपकी बाइक के ऊपर, ग्रिप के ऊपर, वो लाल कलर, पुलिस वाला उस बाइक, अब नो पार्किंग पे हो, पुलिस वाला उसको उठा के दिखा दे, नहीं उठाएगा। वो उनकी निशानी के भाई फुला बंदे के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। जिस पे नहीं होगा वो पार्किंग से निकाल के भी ले जाएंगे। अच्छा, पासपोर्ट ऑफिस के उन्होंने पास मतलब ये निशानियां सूरत है। रखी हुई हैं अपनी। जी ये नई टेक्निक आई है, ये जदीद टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये जदीद दुनिया टेक्नोलॉजी जो है उसके टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ये हम लोग माफिया की इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। की तरफ, ये लोग टेप से अभी तक अपने टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं। अब देखिए कोई निजाम नहीं है ना। देखें आप पैसे आ रहे हैं, अब यकीन करें, अच्छा चार्ज पार्किंग में आप बाइक लगाएं या गाड़ी लगाएं, उसमें फीस तो लिख देगी या 20 रुपए है 50 रुपए है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर लिख देता है, उसको पकड़ लेने के लिए कौन नहीं आता। अच्छा आप चार्ज पार्किंग के एरिया में खड़े होकर आप पुलिस को फोन करें 15 कि भाई ये चार्ज पार्किंग के इजाफी पैसे ले रहा है, ये कर रहा है, बोले ये हमारा काम नहीं है भाई, ट्रैफिक को फोन करो, 1915 ट्रैफिक को फोन करो, जिनको हेल्पलाइन नंबर है, वो बोलेंगे अच्छा भाई ये किसकी है, डीएमसी की, गेमसी की, भाई डीएमसी है, तो उनको कंप्लेंट करो। डीएमसी को काम ढूंढे, डीएमसी को कॉल करें, वो हाथ ही नहीं आते। ऑन दी स्पॉट बंदे को पकड़ना है, कोई निजाम ही नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। चार्ज पार्किंग की पर्ची पे लिखा हुआ है कि पार्किंग करने से कबल आप पेमेंट देंगे। अच्छा पार्किंग की जिम्मेदारी यानी कि गाड़ी पार्क करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। गाड़ी के अंदर से सामान चोरी हो जाता है, गाड़ी चोरी हो जाए, बाइक चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जिम्मेदार आप खुद जिम्मेदार। हैं। अब तो भाई पैसे किस चीज के ले रहे हो, किस चीज के पैसे ले रहे हो। आप देखें डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर इलीगल तरीके से चार्ज पार्किंग सबको दे दी है, कोई टेंडर नहीं हुआ है, कोई टेंडर नहीं हुआ है। इसकी एंटी करप्शन के अंदर कंप्लेंट हुई है। अभी कंप्लेंट अभी चलेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, साल पूरा गुजर जाएगा, इसके बाद फाइल खुलेगी, हाँ नया भाई क्या ठेका हुआ? आ जाएगा, फिर नया बंदा नया आ जाएगा, भाई ये तो इलीगल, अच्छा वो तो हो गया खत्म, अभी क्या फायदा, अब तो कार्रवाई नहीं होगी, भाई चलो भाई। जरा आप बताएं कि आपने कितने अरसे पहले कंप्लेंट की थी? मैंने 1 साल हो चुका है, मैंने पिछले नवंबर में, बल्कि 2019 नवंबर में मैंने कंप्लेंट की पहली, और उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराना शुरू की, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, सुनते नहीं है, ढीठ है। ट्रैफिक के हवाले से डीआईजी ट्रैफिक से रब्ता करते हैं, वो बोलते हैं अच्छा देखते हैं। बीच में हमारा सदर में वाकया हुआ, पार्किंग से बाइक मेरी उड़ गई। मैंने ट्रैफिक में फोन किया, मैंने कहा भाई ये चार्ज पार्किंग मैंने यहाँ लगाई हुई है, और यहाँ तो वैसे भी चार्ज पार्किंग होनी भी नहीं चाहिए, गली के अंदर कौन सी चार्ज पार्किंग है। बोला अच्छा अभी हम बंदे को वो कर देते हैं, बंदे को गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कर लेंगे, वो लेंगे, पता नहीं वो कब आता है। देखिए अभी हम तक बहुत कोई कार्रवाई नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, सरकारी अस्पताल में लोग है ना, ये मिनिस्टर के बच्चे नहीं आते हैं, ये आए ना सरकारी अस्पताल के अंदर अपने इलाज के लिए, एक सीएम आए ना, आए अपना इलाज करे, एक इंजेक्शन लगा के दिखाए ना, हम मानते हैं। आए पब्लिक में रहा है भाई, ये चाय पराठे नहीं दिखाए हमारे को मीडिया पर आकर कि पब्लिक में हमने जैकेट पहन के बारिश में हम पानी में उतर रहे हैं 36 चैनल के साथ। उतरो ना, गटर के अंदर उतरो, पता चलेगा तुम्हारे को यार, पब्लिक के अंदर आओ। जिस तरह पब्लिक मर रही होती है, सिविल अस्पताल में निजाम कितना बेकार किस्म का निजाम है, जिना का भी ऐसी हाल है, जिना का भी यही है। ये जिना सरकारी अस्पताल तबाही की तरफ है, आप यकीन करें। अब मैं आपको ये चार्ज पार्किंग है ना, हॉस्पिटल में क्या काम है चार्ज पार्किंग का, वहां बंदा आता है गरीब, वो आप सिविल अस्पताल देखिए, बेचारे लोग रोड पे सोए हुए होते हैं यार, सड़कों पे, उनके पास ब्लैंकेट नहीं होते, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होता, खाने के लिए कुछ नहीं होता, ये फलाई इदारे होते हैं, ये बेचारे। अच्छा इनको ब्लैकमेल करने के लिए फलाई इदारों को ये ब्लैकमेल कर देंगे पुलिस वाले, भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फला जज का ऑर्डर है, असिस्टेंट कमिश्नर ने कॉल किया, डिप्टी साहब ने कॉल किया, कमिश्नर साहब ने एक्शन ले लिया, इनको हटाओ, ओ भाई इनको हटा दिया। ये तुम्हारे बाप लगते हैं चार्ज पार्किंग वाले, तुम्हारे को भत्ता देते इसलिए करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। क्यों तुम पैसे खाते हो, एसओ भी खाता है, एसएचओ भी खाता है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदा पैसे खाता है। या तो आप टीम का हिस्सा बन जाओ, आप कंप्लेंट करो, या तो आप पैसे ले लो। हमने पैसे नहीं लिए ना, हमारे को थ्रेड भी आती है, हमने मार भी खाई है, और टीवी चैनल के सामने मार खाई है। सदर में हमारे को मारा है, हमला किया, और हमारी नाक भी फटी है, रेडी थाने में हमने कंप्लेंट भी की है इसकी, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है। टीवी चैनल पे ऑन ईयर हुआ है, उसकी फड्डा ऑन ईयर हुआ है कि भाई मारा है, पीटा है, गालम गलोच करते हैं। और ट्रैफिक पुलिस वालों को बोले ना कि ये पार्किंग, हाँ ये इलीगल है यार, ये हमारा काम नहीं है, ये सब चीजें। तो भाई फिर तुम्हारा आप किस काम लिए क्या हैं, आप किस लिए हैं जब है? चार्ज पार्किंग है ना, पब्लिक की खिदमत तो कर रहे हैं ना, पब्लिक से पैसे वसूल तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है। पब्लिक को इतना तंग करते हैं, ट्रैफिक वाले इतना तंग करते हैं, आप यकीन करिए, ये जनरल इश्यूज है ना, हम तो अपना खून जला रहे अवामी हैं, चिल्ला issues है, रहे हैं, सही अवामी बात है। issues है। हम क्यों कोर्ट गए, हमने बिकना नहीं था, हमने पैसे नहीं लेने थे। हम उन लोगों को भी जानते हैं जो पैसे का हिस्सा बनाते हैं, जो लेते हैं, जो अपनी खबर शाया करने के बाद भी ना ब्लैकमेल करते हैं कि भाई हम कर रहे हैं। लेकिन हमने अदालत तक गए और हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए खड़े हुए हैं, अभी तक ऑफर आया कुछ भी हमने सब ठुकराया। नहीं, अच्छी बात औकाफ के लिए हमारे को 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के ऑफर है कि केस फाइल बंद कर दें, ये सब मौजूद है हमारे साथ। हम तो अपने कानूनी मशवरे, हम कानून के तहत ही काम कर रहे होते हैं, वो कानून के दरवाजे दस्तक कर रहे होते हैं कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ होता ही नहीं है सर। ज्यादती के केसेस में इजाफा हो गया है। ज्यादती के जो मुलजिम हैं
उनके लिए कौन कौन सी सज़ाएं, कितनी कितनी जो है उनके लिए सज़ा मुकर्रर की गई है? और एक और चीज़, ये जो इस तरह के जो दरिंदे हैं उनके लिए सज़ाए मौत का कानून क्यों नहीं पास हो रहा है? देखें, ये जितने भी कवानीन हैं ये असेंबली बनाती है, ये अदालत का काम तो नहीं है। अदालत तो सिर्फ कानून की नहीं, आप ताबीर लोग और अपनी तशरीह राय तो करती दे है। सकते हैं ना। आप लोगों ने कहा नहीं, किसी ये असेंबली तो को, आप सब लोगों लोग ने देते हैं। अब जैसे अब एक इन्होंने एक कानून बनाने की कोशिश की कि जी जो ज़्यादती का मुलजिम होगा उसको जनाब हम कहेंगे कि जी आपको सज़ाए मौत दे रहे हैं, या फिर जो है कि हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि फिर आप कभी इस काम के काबिल नहीं रहे। बिल्कुल। ये गैर शरई चीज़ है, क्योंकि जो इनकी सज़ाएं हैं वो तो शरीयत के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा आप उससे तजाविज़ कैसे कर सकते हैं जी? बिल्कुल। और ये जो ज़्यादती इस कदर आप कह रहे हैं कि इनके अंदर हो रही है, ये इस वजह से कि माशरे में बहुत ज़्यादा बुराई जो है वो फैलती जा रही है कि, सही। और कोई उसको रोकने वाला नहीं है। रोकने वाला से मुराद ये कि इसके अंदर माशरे के बहुत सारे पहलू जो है वो इकट्ठे होते हैंगे, तो जब जाके माशरे से बुराई, सिर्फ ये गवर्नमेंट का ही काम नहीं है कि गवर्नमेंट ही उसको करे। जैसे उलमा कराम का एक रोल होता है कि वो आम आदमी तक ये बात बताएं जो माशरे के अंदर बुराई फैल रही हो कि जी आप इस चीज़ को जो है वो नहीं करें। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैंगी। घर का माहौल जो है वो अब सिर्फ तालीम तक रह गया, तरबियत नहीं है। तो वो ज़ाहिर बात है किसी घर से तो आते ही हैं ना वो लोग, जो लोग आए हैं किसी घर से तो उठ के आए हैं, तो घर में वो तरबियत का माहौल ख़त्म हो गया है, मोहल्ले में सर लेकिन माँ बाप तो गलत तरबियत दे ही नहीं सकते ना। माँ बाप तो जाहिर सी बात है मैं सभी ये नहीं कह रहा हूँ कि तरबियत उन्होंने दी है, उन्होंने उसको अच्छाई की तरबियत नहीं दी, तो वो बुराई के अंदर ज़्यादा अट्रैक्शन होती है वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली। इस वजह से बहुत ज़्यादा ये केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे शुरू से गिरफ्त नहीं है ना किसी चीज़ की, हम काबू करने के लिए हम टाइम लगाते हैं, हम सानिया का वाक़ई का इंतज़ार करते हैं, और फिर या तो फिर सानिया हो जाता है तो गवर्नर साहब घर पहुँच जाते हैं या सीएम साहब घर पहुँच जाते हैं, और फिर वही मामला दब जाता है। और ज़्यादातर क्या कोई केस आता है तो वो पता है कि हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे, क्या करेंगे, फीसें देंगे, वकीलों को देंगे, अदालत में जाएंगे, पेट्रोल खर्च करेंगे, सुबह 8 बजे से ख्वारी निपटाएंगे तो 2 बजे तक वहाँ हमने अदालत में बैठना है। तो लोग आजकल लोगों को अभी वो जो हाईवे पे केस हुआ था खातून के साथ, जी जी बिल्कुल, मोटर ठीक है पे जी, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उसके ऊपर जो वहाँ के पुलिस चीफ थे वो अभी भी उसी जगह के पुलिस चीफ हैं, वो आज भी वो पुलिस है। उनके जो बयानात आपने सुने, उनके जो ख्यालात आपने सुने, पूरी दुनिया ने उनको कंडेम किया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। अब आप रात में निकले ही क्यों? जी, आप रात में निकले, मतलब इनको बेगैरती का सर्टिफिकेट देना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस आदमी को वहाँ रखने का मतलब यही है कि उसको गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल है कि आप ये काम कंटिन्यू रखें, जारी रखें, ठीक है ना। और इस आइंदा कोई भी हो तो ये आपकी बहुत अच्छी स्टेटमेंट है और बहुत अच्छे ख्यालात हैं, आप उसको रखें। बिल्कुल। जैसे ग्लोबल फाउंडेशन है तो इसमें आपकी क्या खिदमात है? मैं हमारे दरअसल इसके डिफरेंट शोबे हैं, तमाम शोबों को असल हेड में करते हैं। देखें, ग्लोबल फाउंडेशन हमने जब बनाई तो हमारे पहले तो जहन था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी जो काम होते हैं, वर्किंग होती हैं, लोग जो कोर्ट कचहरी में जो आजकल जो हालात हैं, लोगों के पास पैसा नहीं होते हैं, मुलजिम फंस जाते हैं बेकसूर मुलजिम जेलों में हैं, बंद हो जाते हैं, पीछे कोई आता नहीं है, या तो पैसे नहीं होते हैं या वकील करने के लिए पैसा नहीं है। तो हमने ये सोच के ये सब चीज़ें हमने पहले शुरू किया कि हम इस फाउंडेशन को बनाए, रजिस्टर्ड किया हमने इसको। फिर हमने एक ये सीरियल वाइज फिर हमने नाज़िर साहब से कांटेक्ट किया, हमारे एक फिर रिलेशनशिप एक घर जैसा बना। फिर इनका हमारे साथ ऐसा एक ताल्लुक़ है कि हम इनको रात के 3 बजे भी फ़ोन करते हैं, नींद में भी होते हैं ना, तो ये हमें जवाब देते हैं कि यार ये सेक्शन लगता है, ये होता है। क्योंकि कानून हर बंदा समझता नहीं है, पता भी नहीं चलती, क्योंकि हम कानून से काम करना चाहते हो, कानून के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं, कानून से हटकर काम करना चाहते भी नहीं, ना जहन है। हम चाहते हैं जो इंसाफ देने वाले लोग हैं, अदालतें हैं या दीगर डिपार्टमेंट हैं, हम उनसे ही रुजू करें। हमने फिर ये सिलसिला शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सर के तवस्सुस से हमने तकरीबन 40 रुकनी वकला कमेटी बना दी अपनी ग्लोबल फाउंडेशन की, जो सबके नाम हमारे लेटर पैड पर मौजूद हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं माशाल्लाह, हम मतलब मैंने कि एक तारीफ़ी जुमला नहीं है, कुछ काम तो ऐसे भी होते हैं कि अल्लाह करा लेता है ना। ये तो हमारा ये एक काबिलियत नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हमसे काम ले लेता है, ये हम इस काबिल नहीं है। तो सर के तवज्जुह से हम जो कोर्ट कचहरियाँ, अवामी इशूज़ हैं, वो हम कोर्ट कचहरी में हाईलाइट करते हैं, इनको बोलते हैं कि आप इसको डिपार्टमेंट को इशूज़ को देखें, पब्लिक को देखें, कोई पब्लिक का मसला होता है। फिर इसके बाद हम राशन की तकसीम के ऊपर आए, कोरोना के ऊपर था, कोरोना के ऊपर हमने बहुत राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से वर्किंग की। इसमें हमने कोई ऐसा नहीं कि जाके जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया तस्वीरें बना के अपलोड कर दी कि हमने बोरा दिया या डब्बा दिया तो फ़ोटो खिंचा ली, ऐसे काम हमने नहीं किया। काम हमारा सबको नज़र आया, लेकिन हमने बहुत उन आबादियों में जाकर
देखिए हमने तो आपने तो अपनी आंखें रहते इंसानी ना, खिदमत की, और जिन बेशक लोगों ने बेशक। हमारे साथ कांटेक्ट किया, फेसबुक के ज़रिए कांटेक्ट किया, कॉल्स की, और जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, तो वो भी हमारे साथ एक चलने वाले लोग हैं ना। अभी आप देखें, अभी प्रोग्राम में आपके साथ बैठा हूँ, मुझे अभी मैसेज आया थोड़ी देर पहले एक बंदे का कि वो आपके 200 पैकेट जो हैं ब्लैंकेट के वो रेडी हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब देखें अभी बैठे बैठे प्रोग्राम के अंदर, तो माशाल्लाह लोग हैं, एक फ़ोन असल में लोग देने वाले हैं, लेकिन पता नहीं होता कि यार जगह सही है जाती है। सही तो बात हमने है, ग्लोबल बिल्कुल सही फाउंडेशन का बात। ये है कि कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम डिपार्टमेंट जितने भी हम काम करें, एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान रखते हैं, मेडिकल के ऊपर भी ध्यान रखते हैं। लेकिन मसला ये देखें, हम काम करने के लिए फील्ड में उतरते हैं ना, कोरोना के ऊपर हम काम कर रहे थे, राशन की गाड़ियाँ जाती थी। अब यकीन करें हम इतना बेजार हुए, राशन डिस्ट्रीब्यूशन करने में हमारे को सवाब तो यकीन ही मिलता होगा, वो मिलता है बिल्कुल यकीनन, मिलता है, दुआएं ज़ाहिर है। लाखों लोगों की मिलती हैं। हम सेवन शरीफ में गए, सेवन शरीफ किसका इलाका है आपको पता है? सीएम साहब का इलाका है ना। बिल्कुल सही बात है। हमने असिस्टेंट कमिश्नर सेवन की मौजूदगी में, रेंजर्स की मौजूदगी में वहाँ के लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये काम हमारा था, इनका नहीं यार, काम लेकिन था। आप तो खिदमत खल्क कर रहे हैं, जनरल अवामी देखिए, खिदमत कर हम रहे हैं जनरल एक बात कर अच्छी रहे नीयत हैं। से। बिल्कुल सही बात है, ठीक ये है। हमारे जो हुक्मरान है उनका फ़र्ज़ बनता है अपनी आवाम को तो अच्छा, उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड अच्छा फिर करना। दूसरी बात मैं जो बात करने के लिए जा रहा था आगे, अच्छा अगर हम काम कर रहे हैं तो इन लोगों का काम क्या है, वो हमारे को तंग करें या कॉपरेट करें? अप्रिशिएट करें आप लोग, कॉपरेट करें आप। अप्रिशिएट ना करें, हमारे को अप्रिशिएट चाहिए भी नहीं है, हमें अल्लाह की तरफ से जज़ा मिल जाए ना, यही हमारे लिए आखिरत बिल्कुल। अच्छी है, ठीक है। लेकिन अप्रिशिएट तो दूर, कॉपरेट करना दूर। अब यकीन करें हमारी राशन की गाड़ियाँ निकलती थी, ये ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते थे, हमारे पास आज भी चालान की कॉपियाँ मौजूद हैं, उन पे 200-200 रुपये, 400-400 रुपये के सामान उस पर लोड के नहीं, ये चालान चीज़ तो पेश खैर करते हैं। गलत है, इस तरह से यार नहीं आप करना क्या, चाहिए। इंसानियत मर गई आप लोगों के अंदर यार, जो काम करने वाले लोग हैं आप काम करने देना उनको। बिल्कुल। हमने रिजवान साहब, मैं ये आपसे लास्ट मेरा ये क्वेश्चन ही, क्योंकि फिर हमारे एंडिंग की तरफ हम जाएंगे। जिस तरह से कोई बंदा जो नीडी है और वो आते हैं आपके पास कि मैं अपने केस जो है मेरा मैं उसके अफोर्ड नहीं कर सकता आपको, मतलब आपकी फ़ीस वगैरह, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनका किसी किस्म का आपने कोई केस आज तक डील किया है इस तरह का? एक नहीं बेचतर है और करते हैं हम। अच्छा, अपनी आज ग्लोबल तक फाउंडेशन चलता है। की ग्लोबल वजह से- फाउंडेशन के वजह से। तहत फिर हमारी फर्म है इकरा ला एसोसिएट, उसके तहत है। इसी तरीके से शाह अहमद नूरानी वेलफेयर ट्रस्ट है हमारी, किबला शाह अहमद नूरानी के नाम पे है, तो वो ये। और जेल में भी हम लोग काम करते हैं, यहाँ भी करते हैं, और आपके चैनल के तवज्जुह से भी ओपन ऑफर है, लोग आते हैं, ज़ाहिर बात है मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो हम करते हैं। अगर कोई आदमी कोर्ट के एक्सपेंडिचर बर्दाश्त कर सकता है तो हम सिर्फ उससे कोर्ट के एक्सपेंडिचर, अगर वो भी नहीं कर सकता तो वो भी फिर अपनी, हम जो हमारा सिस्टम है उसके तहत करते हैं। माशाल्लाह आपको अहमद भाई ने बताया तकरीबन हमारे पास 40 के करीब वकील हैं माशाल्लाह। जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक, तो हम ये पूरी कोशिश करते हैं सही। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका, रिजवान साहब आपका, आप मेरे प्रोग्राम में आए। आज का जो हमने टॉपिक जो है माफिया के ख़िलाफ़ रखा था, कि चाहे वो कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, मज़ारात हो, या फिर चार्ज पार्किंग हो, हमने आज इस पे बात की थी। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों का अच्छा लगा हो। कोरोना की सेकंड वेव आ चुकी है, जिस तरह से मैं बार बार हर प्रोग्राम की अपनी एंडिंग में मैं आपसे कहती हूँ कि आप हैंड सैनिटाइज करें, मास्क वेयर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। और ये जो मैंने आज स्पेशली हमने चाय इसमें पिए, ये डिस्पोजेबल जो कप है, ग्लास है, इसमें आप लोग जब इस चाय पिएँ तो आप लोग इसको यूं करके इसको तोड़ दें, मतलब इसको वेस्ट करना होगा, और इसे डस्टबिन में, बिन में आप इसको डाल दें। इस तरह की जो डिस्पोजेबल ग्लास हैं आप इसको जो है यूज़ करें, और ताकि ये कोई और, ये मेरा इसको वेस्ट करने का जो मैं आपको बता रही हूँ तरीका इसलिए, ताकि इसको कोई और यूज़ ना करें, क्योंकि जो हमारे शॉपकीपर्स हैं वो जो है दोबारा से, जो हमारे कचरा चुनने वाले जो बच्चे हैं वो ये उठा के उनको दोबारा ये बेच देते। इस तरह से हमने मज़ार की करप्शन के हवाले से बात की, इसी तरह से एक ये जो कचरा चुनने वाले, ये भी एक माफिया है, वो भी इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके जो है इनको दोबारा से जो है बनाया जाता है। इसको प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, आप उनको फौरी तौर पे जो है उनको जला दिया करें, या इनको भी इसी तरह से जला के वेस्ट कर दें। तो आज का टॉपिक अगर आप लोग हमारा अच्छा लगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।